सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 11 पर केंद्रित रहेगा। ऐसे और कौन से प्रावधान सेक्शन हैं जिनके अंतर्गत थर्ड पार्टी के नाम पर जो जानकारियां डिनाय की जाती हैं, तो किन किन स्थितियों में डिनाय की जाती हैं और क्यों नहीं की जाती, क्या वैधानिक है अवैधानिक है, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में जब तक एक्सपर्ट लोग जुड़ते हैं तो पहले की भांति आप सभी से हम आग्रह करेंगे, जो नए यहाँ पर साथी हैं वो कृपया अपने बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं, अपने कार्यों के बारे में अवगत कराएं, तब तक हम कार्यक्रम को सुचारू प्रारंभ करते हैं सुचारू ढंग से। जब तक कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, माननीय आत्मदीप जी, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, माननीय श्री शैलेश गांधी जी, जो पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, और माननीय भास्कर प्रभु जी, जो माहिती अधिकार मंच मुंबई के कार्यकर्ता हैं, आरटीआई के लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक ये गणमान्य लोग हमारे बीच में आए, आप सभी जो हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं और जो हमारे पुराने भी साथी हैं, वो अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। कृपया एक एक करके अनम्यूट करके अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में बताएं। धन्यवाद। शिशिर बालचंद्र जी, हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि नए हमारे साथी हैं। शिशिर बालचंद्र जी, क्या आप अभी पहली बार? स्वागत है आपका। क्या, कहाँ से हैं आप? जी, मैं भोपाल से हूँ और मैं अधिवक्ता हूँ, स्वतंत्र पत्रकार लेखक हूँ और आरटीआई और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ यहाँ पर, और विधिक और मीडिया सलाहकार का भी काम करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। थोड़ा सा अपने कार्यों के बारे में आप बताएं और लोग भी आपके बारे में और जानें। जी, मेरा विगत 27 वर्षों का मेरा मीडिया का अनुभव रहा है और कई कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ। नेटवर्क 18 मेरी आखिरी कंपनी थी जिसमें मैं एज ए डीजीएम डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी मैंने यहाँ पे भोपाल में 2 साल पहले मेरा वापस आगमन हुआ। मैं बम्बई में था, निवासरत था, लगभग 16 वर्ष में वहां पर रहा और विभिन्न टीवी चैनल्स में अधिकारी ब्रदर्स, अकाल मीडिया और उसके बाद नेटवर्क 18 वगैरह में मैंने काम किया। इसके पूर्व मैंने ईटीवी मध्य प्रदेश वगैरह में भी काम किया था 4-5 साल। तो अभी मैं स्वतंत्र मेरा काम करता हूँ, स्वतंत्र पत्रकारिता लिखता हूँ, करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करता हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और आरटीआई और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बतौर भी मैं काम करता हूँ। यहाँ भोपाल में हूँ अभी पिछले 2 साल से। जी, तो आरटीआई के विषय में आपके अनुभव क्या हैं? आरटीआई आपने कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण जगहों में लगाई है, उससे क्या परिणाम मिले हैं, थोड़ा सा आप उसको भी बताएं। जी, मैंने यहाँ पे विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं यहाँ पर, जब भी कोई मुझे ऐसा लगा कि कुछ अनुचित काम हुआ है या फिर जानकारी जो है जनता के साथ जो मिलनी चाहिए उन्हें, जो बेसिक जानकारी भी होती है वो भी उनसे हाइड की जाती है, छुपाई जाती है, तो मैंने कुछ विभागों में यहाँ पे मैंने लगाई। तो सकारात्मक परिणाम आए उसके। उसके बाद में जहां पे मुझे आवश्यकता हुई लीगल नोटिसेस वगैरह देने की, वो भी मैंने किया। प्रथम अपील कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि मुझे प्रथम बार में जानकारी नहीं दी गई चाहिए हुई, वांछित जानकारी जो होती है नियमानुसार 2005 आरटीआई एक्ट के अनुसार। तो लेकिन अब जो है सब सुचारू रूप से है। अब एक तो क्या है कि थोड़ा सा पहचान बनना भी जरूरी होता है एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट। दूसरा ये कि इन सब से अपने को क्या होता है कि एक अलग पहचान बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई लोगों के मन में अभी भी ये भावना है कि ये आरटीआई के थ्रू कोई ना कोई जानकारी निकाल के और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे जो है ये किसी न इसका कुछ अनुचित, जैसे कि अब वो शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि ब्लैकमेलिंग जैसा, इस तरह से भी कोई कार्य कर सकता है। तो ऐसे भी लोगों के मन में भावनाएं होती है, लेकिन हमने वहां पर ही इसका उपयोग किया है। कोई भी जानकारी निकाली है तो हमने उसका उपयोग हमने वहीं पर किया है जहां किसी को किसी तरह की परेशानी या दिक्कत वाकई में थी किसी विभाग से, तो वो उसको सुलझाने में, निपटाने में हमने उसका उपयोग किया है। कई विभागों में लगाई है मैंने। आप चाहेंगे तो मैं विभागों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक मंच पे उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल।
कोई एक आध आप बताएं सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अभी तक आपने आरटीआई के माध्यम से किए हैं, जो जानकारी उजागर की है उससे सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी नजर में क्या? अभी मुझे उस लेवल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जो जानकारी या जो मुझे चाहिए थी, वांछित जो जानकारियां थी, थोड़ी बहुत कभी प्रथम अपील के जरिए या कभी नोटिस के जरिए मुझे प्राप्त हुई, या कभी सूचना अधिकार का आयोग में जो है सीधे संपर्क के जरिए मुझे प्राप्त हो गई जानकारियां वो। तो उन जानकारी के माध्यमों से जो जिन व्यक्तियों को छोटी मोटी परेशानियां दिक्कतें आ रही थी, जैसे विभागों में काम करते लोगों के पेमेंट्स नहीं होते हैं, इस तरह की चीजें, तो सॉर्ट आउट हो गई थी उसमें। मैं अभी बहुत लंबे समय से इसमें नहीं जुड़ा हूँ, मेरा अभी कुछ ही समय हुआ मुझे यहाँ भोपाल आके, करीब 1.5 पौने 2 साल हुआ है, तो उसी समय से मैं जुड़ा हूँ अभी से। ह्यूमन राइट्स से संबंधित आपने क्या काम किया अभी तक? वो उसमें भी मैं अभी मेंबर बना हूँ, 3 महीने पहले ही मेंबर में बना हूँ अभी। तो अभी मेरा ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन हुआ नहीं मेरा उसमें, लेकिन मैंने अभी सदस्यता 3 महीने पहले ही ली है उसमें। अब उसमें यही होगा, किसी को कोई किसी तरह की समस्या आती है तो फिर उसमें जो है भोपाल का प्रतिनिधित्व जो है मैं करूंगा उसमें। उन्होंने मुझे कहा है कि भोपाल से संबंधित कोई भी समस्या आती है किसी को, तो जी धन्यवाद, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और भोपाल में आप काम कर रहे हैं, आपके हेल्प की यदि जरूरत हाँ। पड़ेगी तो भोपाल के जो साथी हैं वो आपसे मदद और मांग। बतौर अधिवक्ता भी मैंने अभी 6 महीने पहले ही स्टार्ट किया है काम। दरअसल मैं 20 वर्ष पहले वकालत की डिग्री थी मेरे पास, लेकिन मैं विगत 27 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र में ही कार्यरत रहा। 1.5 पौने 2 साल पहले ही मैं यहाँ पे आके जुड़ा हूँ। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो नॉइज आती है वो डिस्टर्ब करती है, तो कृपया इसका थोड़ा सा जी, मैं अपने आप को अभी म्यूट कर लूँ? हाँ हाँ आप कर लें जी बिल्कुल। जी अ, जी, धन्यवाद। आगे बढ़े, और हमारे बीच में कई सारे साथी हैं जो अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं। जब तक हमारा कार्यक्रम फॉर्मली प्रारंभ हो और अन्य लोग भी जुड़े, तब तक शैलेश सर भी आएंगे कार्यक्रम में, और उनसे डिस्कस करने के बाद ही आज ये टॉपिक रखा गया था, उनका भी इंटरेस्ट था। तो तब तक हमारे बीच में जुड़ते हैं, और आप लोग अपनी बातें जो भी अपने अनुभव हैं आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। हम लोग फॉर्मली कार्यक्रम, या कोई प्रश्न है ऐसे आप लोग पूछना चाह रहे हैं जो दिक्कत हो रही है कोई आरटीआई से संबंधित, तो हमारी लोगों की बेस्ट जानकारी में वो सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। गुड मॉर्निंग सर, राहुल राय जौनपुर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ राहुल जी बताइए। सर अभी पिछली बार हमने बात की थी कि डीपीडीपी बिल को लेके जो भी हम देना चाहें, मतलब अपनी तरफ से जो हम विरोध दर्ज कराना चाहें, हाँ हाँ तो बिल्कुल। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि हमने पिछली बार मैंने बोला भी था कि एक ऑनलाइन लोगों को करना चाहिए, जो पीजी पोर्टल पे जाके करना चाहिए। तो मैंने अभी फिलहाल अपने यहाँ के 10-20 लोगों को मैंने बोला था, उसमें से 15 लोगों ने इस तरह से अपने तरफ से विरोध दर्ज कराया था, और विरोध दर्ज कराने पे उनको भी वही रिस्पांस मिला है कि इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस वी विल डू नीडफुल एंड कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट। तो इस तरह से मैं अभी भी, मतलब मैं इस मंच में भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी नए लोग हैं, या फिर जो लोगों ने अभी तक उस पर विरोध दर्ज नहीं कराया है, वो पीजी पोर्टल पे भी करा दें, या फिर उन्होंने पोस्ट कार्ड भेज के या फिर स्पीड पोस्ट भेज के किया है, तो वो एक बार वो सेम टू सेम उसी को लगा के ये ऑनलाइन भी कर दे पीजी पोर्टल पे। ठीक है, पीजी पोर्टल पे भी कर दिया जाएगा, लेकिन पीजी पोर्टल वगैरह एक ऐसी चीजें हैं जहां पर आप ऑलरेडी कोई एक्ट है बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है या कोई वायलेशन हो रहा है, उसके लिए करते हैं। तो इसमें भी कर सकते हैं, कम से कम उनकी निगाह में रहेगा कि आपने नहीं शिकायत उसमें की सर है। उसमें से शिकायत हमको नहीं करी, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, शिकायत का ऑप्शन आता है, एक हमारा आता है सजेशन का। हम चलिए सजेशन पे जाके उसको कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना सुझाव दे रहे हैं उनको। सही है, सही पॉइंट है आपका। तो कितने लोगों का आपने किया है? 15 लोग अभी तक कर चुके हैं जिनको रिस्पांस मिला है, और लोगों ने किया उनको अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं, मतलब उनकी ग्रीवांस क्लोज नहीं हुई है। हाँ कुछ आप ये चीजें अपने इसमें शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। ठीक है सर, ठीक है। शिवानंद जी, मैं बात कर सकता हूँ? रविंद्र, हाँ अरविंद जी बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से जॉब कर रहा है, उसका हमने रिकॉर्ड मांगा हुआ था, तो आरटीआई की धारा 11 का उन्हें वो 81J का हवाला देके मुझे छूट बता दिया है, क्या ऐसा संभव है? क्या आरटीआई में क्या मांगा था आपने? जो व्यक्ति फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है, उस डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मैंने जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनका रिकॉर्ड पाना चाहा था, शैक्षणिक रिकॉर्ड प्लस उनका जो देवास के माध्यम से, तो उन्होंने 81J का हवाला देके मना किया।
नहीं, इसमें आपको ठीक है, वो पीआईओ आपको मना करेगा, लेकिन आप इसकी फर्स्ट अपील करेंगे। लेकिन सर उन्होंने मैं पूछ तो सकता हूँ कि उन्हें जो 81J में उन्हें कोई ऐसी कार्रवाई तृतीय पक्ष की सूचना भी उन्होंने कहा उसको, तो क्या ऐसा 11 के तहत उन्हें कोई कार्रवाई की हो, ये पूछ सकता हूँ ना? तृतीय पक्ष की यदि जानकारी है तो उसको जो है एक निश्चित समय सीमा के फाउंडेशन भीतर को जी 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 सर। तृतीय पक्ष को पत्र से सूचित करना पड़ेगा और सामने वाला व्यक्ति 10 दिन के अंदर बताएगा पीआईओ को कि वो जानकारी देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, उसकी यदि जानकारी है तो। और यदि वो मना भी करता है जानकारी देने से, फिर भी ये पीआईओ का मतलब ठीक सर, एक सेंस जी है जी कि जी वो उसको थैंक यू सर। जानकारी एक कामन सेंस सवाल की। और है मेरा सर। जी? मेरा केंद्रीय सूचना आयोग ने डिसाइड किया है केस और मेरे पक्ष में सूचना उपलब्ध कराने के लिए तृतीय पक्ष की सूचना थी 8 फरवरी को डिसाइड करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया हमको और पीआईओ को दे दिया। ये संपूर्ण सूचना जो आपने रोक रखी है, डिटेन कर रखी है, वो सूचना एप्लीकेंट को अवेलेबल करानी होगी विद इन 21 डेज। तो उसके बावजूद भी पीआईओ जबलपुर रेलवे मंडल है, वो कहता है कि हम सूचना नहीं दे सकते, 8J में और तृतीय पक्ष से छूट प्रदत्त है। नहीं तो एफएओ मतलब प्रथम अपीली अधिकारी ने 21 दिन के अंदर डिसीजन दे दिया है जो सूचना देने के लिए। नहीं 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 सर, मैंने ये 13 नवंबर 2020 में सूचना मांगी और उसमें एक रेलवे ट्रैक निकली हुई थी, उनमें काफी किसानों की भूमि अधिकृत कर ली गई थी। उसमें हुआ क्या था कि उनको मुआवजा प्लस नौकरी देने का प्रॉमिस था, तो मैंने उनका डेटा मांगा था अधिकृत किसानों का, और जो आवेदक थे उनका मैंने वो मांगा था। तो उन्होंने कहा कि 81J के तहत वो बाद में कहा, अभी जब ऑर्डर आ गया तो 7 फरवरी को इस पर बहस हुई, फर्स्ट अपील ओवरऑल करने का 7 फरवरी 2023 में बहस हुई। तो उन्होंने जो केंद्रीय सूचना महोकर जी हैं, उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि जो 3 बिंदुओं में सूचना रोकी गई है एप्लीकेंट को देने के लिए, वो संपूर्ण सूचना आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए देना होगी और वो छूट में नहीं आती है। और उन्होंने ऑर्डर पास करने में ये कहा कि 21 दिन के अंदर आप एप्लीकेंट को सूचना उपलब्ध करा दें। तो उनको ऑर्डर जैसे प्राप्त हुआ तो उन्होंने लिख के दे दिया कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते। नहीं, वो गलत है, उसको ऑर्डर का पालन करना चाहिए अपने मैंने वरिष्ठ उनको अधिकारी। सर जी जी मैंने उनको एक हमारे पत्र बीच में लिखा है अभी बीरेन ठक्कर जी हैं, पीआईओ को। बीरेन ठक्कर जी हैं, आपको इसके विषय में विस्तार से वो बताएंगे। बीरेन ठक्कर जी, स्वागत है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इसमें धारा 81J और 11 का संबंध बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड धारा है और इसका मीनिंग कई पीआईओ को और आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं होता है। 81J में इनकार करने के लिए धारा 11 को फॉलो करना कोई आवश्यक नहीं है। 81J में पीआईओ सीधे इनकार कर सकता है, लेकिन यदि सूचना देनी है तो फिर 11 की प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी है। मतलब है कि जब विनिश्चय हो चुका है, 11(1) में आप देखिए कि जब विनिश्चय हो चुका है कि सूचना देनी है, तब फिर एक आपत्ति जो थर्ड पार्टी जो है जिससे संबंधित सूचना है उसे मांगी जाती है, और वो जो थर्ड पार्टी है इसका 19(2) और 19(4) में फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का भी अधिकार होता है। और थर्ड पार्टी जो है ये कोई गवर्नमेंट विभाग भी हो सकता है, कोई अलग पब्लिक अथॉरिटी या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो 81J में इनकार करने के लिए धारा 11 में नोटिस जारी करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, या वो इनकार कर सकता है। फिर यदि जब एग्जेम्पशन क्लॉज है उसके ऊपर यदि एक्सेप्शन क्लॉज लगाना है, तो एक्सेप्शन क्लॉज लगाने के लिए थर्ड पार्टी इंटरेस्ट साबित करना ये फिर फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में एपेलेंट की ड्यूटी हो जाती है। तो ऐसे मामले में शिकायत करके कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो 30 दिन के अंदर वो इनकार कर दिया और रिप्लाई आ गया है, तो इसमें शिकायत का कोई मामला बनता नहीं और शिकायत में वैसे भी सूचना मिलती नहीं है। तो फिर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यदि साबित करना है तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की प्रक्रिया से ही जाना पड़ता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कई जजमेंट्स में कहा है, और 81J में इनकार के लिए धारा 11 का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। थैंक यू। नहीं सर, उन्होंने ये कहा था कि ये तृतीय पक्ष की सूचना है। जितने बार मैंने हाँ, तो वो फर्स्ट इंटरेस्ट साबित करिए, आप अपील करिए और आप उसमें पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात करने के बाद पीआईओ प्लस फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने भी ये कहा कि तृतीय पक्ष की सूचना है। उन्होंने सहायक पीआईओ से सूचना दिलवाई, तो मैंने कहा ये 5(1) के तहत तो सूचना देने की ड्यूटी है केवल सीपीआईओ की। नहीं, उसमें आप डेफिनेशन देखिए, धारा 2 में डेफिनेशन देखिए, पीआईओ इंक्लूड्स एपीआईओ। एपीआईओ भी साइन कर सकता है, एपीआईओ सभी काम करने के लिए ऑथोराइज है जो पीआईओ करता है। 5(2) में आप डेफिनेशन देखिए, पीआईओ इंक्लूड्स एपीआईओ, तो वो जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सभी पूरे एक्ट पे लागू होता है। ठीक सर, तो पीआईओ में एपीआईओ को भी पावर दिया है
जितने बार भी पत्र दिया है, एपीआई के साइन करने से सूचना झूठी नहीं हो जाती या गलत नहीं हो जाती है। वो चलिए एपीआई कोई भी बात नहीं, मान लेते हम एक्सेप्ट कर, लेकिन उन्होंने जो भी पत्र दिए हैं जितने बार, कहा है कि जनहित से सूचना संबंधित नहीं है और तृतीय पक्षी सूचना है। जब हमारी नहीं, बहस हुई 7 फरवरी साइन वाली को, बात छोड़िए, और आपको वहाँ पर सूचना मिली कि नहीं मिली ये बताइए। साइन छोड़िए, साइन नहीं, एपीआई के चल जाते हैं सब जगह, जहां जहां नहीं, पीआई हम के उस पर साइन ध्यान चलते हैं नहीं, वहां वहां एपीआई नहीं, के नहीं, चल जाते हैं। उस पर ध्यान नहीं देते हैं सर, ये बात सही है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन हमने में ही बताइए लिखा है जब पीआई इंक्लूड्स एपीआई। आप ये बताइए सूचना मिली कि नहीं मिली। नहीं, उन्होंने उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी। हाँ, तो फिर केंद्रीय सूचना आयोग मना के कर ध्यान रहे में हैं। लाइए ये बात। ये फिर केंद्रीय ये आदेश के अनुपालन का मामला है, ये अनुपालन नहीं होने का, तो उसमें फिर आप केंद्रीय सूचना आयोग के ध्यान में ये बात लाइए। केंद्रीय सूचना आयोग की उन्होंने हाँ, ड्यूटी उनको है कि लिखिए कि आदेश का पालन करें। आपके ऑर्डर का अनुपालन नहीं हो रहा है फिलहाल अभी। हाँ, यस, नहीं, आपने केंद्रीय ऑर्डर सूचना दिया आयोग है। के ध्यान में लाइए। उन्होंने एक साफ लिख रखा है कि एप्लीकेंट जा सकता है, एक अप्रूवल फॉर्म में जा सकता है अगर आपको सूचना नहीं मिले। तो हमको उन्हें डायरेक्शन दे रखा है ना कि कोई उचित अपना फॉर्म चूज कर सकते हैं आप। हाँ, तो तो उसमें मैंने आपका जब प्रोसीडिंग, जो लीगल प्रोसीडिंग केंद्रीय थी, सूचना आयोग ने दे दिया उसको आपके मैंने, फेवर में, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को आप उनके ध्यान में लाइए कि आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, कृपया अपने आदेश का अनुपालन कर पाए। सर हम इसमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग तो मैं कर सकता हूँ ना सर, अगर वो अनुपालन नहीं कर रहा है। वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही पहले मैंने केंद्रीय उनको सूचना आयोग को उनको एक अल्टीमेटम लेटर दिया है सर, क्या आप मुझे 14 दिन में मेरा पत्र प्राप्त होने के बाद सूचना अवेलेबल करा दे, अन्यथा मैं विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होऊंगा और हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने हाँ, तो ऐसा वेट लिखकर करिए। एक पत्र भेज दिया है। हाँ, ठीक है, तो वेट करिए और पहले और केंद्रीय सूचना आयोग को भी उनके ध्यान में जरूर लाइए, क्योंकि उन्हीं की अच्छा, जिम्मेदारी है उन्होंने उसका सर, अनुपालन मैं करना। सर ये पूछना चाहूंगा, उन्होंने पेनल्टी नहीं लगाई उनको, और जो विभागीय कार्रवाई नहीं की, तो क्या उसके लिए मैं क्या धारा 18 के तहत शिकायत कर सकता हूँ इसी मैटर पे? नहीं, अपील के बाद फिर इसमें शिकायत नहीं होगी और रेस जुडिकेटा में आ जाएगा। ऑलरेडी मैटर हो चुका है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप, क्योंकि आपने प्रेयर की होंगी और प्रेयर यदि अपील में ग्रांट नहीं हुई तो इसका मतलब उसको रिजेक्टेड माना जाता है। तो सीपीसी के सर, मैं सेक्शन बोलना 10 चाह में रहा था रेस जुडिकेटा चलिए माना अगला जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। जिस तरह से डिसाइडेड मैटर, ये डिसाइडेड मैटर को फिर से डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन था हमारा। सर नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताइए। आपका नाम क्या है, कहाँ से है? सर प्लीज सर, मैं बाद में बता दूंगा, कुछ कारण से बताना नहीं चाह रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो सर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। सूचना आयोग ने मेरे फेवर में निर्णय दिया, सीपीआईओ को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर यदि प्रार्थी पूर्व सूचना तथा संबंधित दस्तावेज के साथ उनके कार्यालय में उपस्थित होते हैं, उनके साथ सहयोग करें और करते हुए प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के उठाए गए मुद्दों का परीक्षण करें और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को पुनरीक्षित जवाब प्रेषित करें। तो ये जो आदेश मेरे फेवर में आया था, मैंने इसका पीडीएफ निकाल के सीपीआईओ को ईमेल कर दिया और कहा कि इसका अनुपालन करें। और दूसरे दिन मैंने पत्र दिया कि आपके कार्यालय में फलाना टाइम पर फलाने बजे में उपस्थित हो रहा हूं, हमको सहयोग प्रदान करें और ये हमारा जो आरटीआई है उसका निस्तारण करें। तो उनके द्वारा फिर फोन से बात की है, तो बोले कि मैं आपका जो आयोग का निर्णय आया है, वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया, उसको हम लोग नहीं मानते। जब तक हमको मेरे ऑफिशियली पत्र नहीं जब आ जाएगा तब तक इससे पहले नहीं मानूंगा। तो इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? कोई नहीं, वेट कर लो, वो तो बाय पोस्ट भी मिल ही जाएगा उनको एक आध हफ्ते, कौन सी बड़ी बात है। ठीक सर, ठीक, सही है। वेट कर लो, निर्मल सिंह जी, कोई अर्जेंट मामला नहीं है, उनको अनुपालन तो करना। ठीक, ओके सर। जी निर्मल सिंह जी। नमस्कार जी, मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। बताएं। मैं समय समय पे एक डिपार्टमेंट है लीगली, तो उसी के अंदर मैं आरटीआई मांगता रहता हूँ। उस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को ना तो एप्लीकेशन पे दी जाती, ना प्रथम अपील पे दी जाती। मुझे हर उसके लिए सूचना आयुक्त के वहां जाना पड़ता है, चंडीगढ़। अभी भी मैं चंडीगढ़ गया था, सूचना आयुक्त ने लगाई है 11वें महीने में तारीख, लंबी तारीख लगाते हैं। और उसके अंदर अगर पीआईओ सूचना नहीं देता तो क्या मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता हूँ प्रथम अपील में? सूचना नहीं दे तो आप प्रथम अपील करते हैं? सर एप्लीकेशन लगाई मैंने, फिर फर्स्ट अपील लगाई, फर्स्ट अपील में भी उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुझे फिर वही 4 बजे तक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के वहां गया हूँ मैं, सूचना आयुक्त के यहाँ। तो वहां लगाई है उनके वहां, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए आपको 11 महीने की तारीख दी जाती है। वो भी मैं खुद जाके पता करके आया पिछले मंगलवार को जाके।
उसमें प्रेयर में आप दोनों चीजें मांगी है, सूचना भी मांगी है, पेनल्टी का भी डिमांड करी है। अच्छा, उसके अंदर ये भी कह दो कि इन लोगों ने मेरे को परेशान किया, उसका इनका वो हाँ, उसमें कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रेयर है, आप जो जो चाहते हैं वो आपको फर्स्ट अपील में लिखना चाहिए, क्योंकि अपील इज अ कंप्लीट रेमेडी। उसमें आप पेनल्टी की भी डिमांड कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हैं, सूचना दिलवाई जाए ये भी मांग सकते हैं। और जब तक सूचना नहीं देगा उतने दिन का पेनल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज। तो इसलिए 100 दिन तक का मैक्सिमम जो है पेनल्टी हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी और चाहूंगा, मैंने एक आरटीआई मांगी, उसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि एक कर्मचारी ने 70-80 हजार रुपए का घपला किया। कहने का मतलब पैसे लेके और उस काम को कर दिया जिसके अंदर सरकार को 80 हजार रुपए का नुकसान हुआ। तो क्या मैं उसके अंदर सीधा थाने में जाके कंप्लेंट लिखवा सकता हूँ? हाँ, उसमें फिर आप शिकायत कर सकते हैं पहले वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ क्योंकि पहले अधिकारी को की मैंने सर, उसके अंदर मेल द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर रखी है और जो उनका संबंधित अधिकारी था उसको भी कर रखी है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि जो इनका चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसको भी की हुई, लेकिन आज तक वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ? उसमें क्रिमिनल केस के लिए आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए, क्योंकि सर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यदि पक्का सबूत तो सर ऑनलाइन है उनके कार्यालय से, कहीं भी आप मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो कहीं भी आजकल निकाल के देख सकते हैं। उसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि 2017 में एक चीज वैलिड हुई, उसके बाद बीच का पैसा ना लेके, जो जुर्माना और पैसा ना लेके 2022 में वो चीज वैलिडेट कर दी, जिसमें भारत सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी घाटा हुआ। और साफ साफ पता चल रहा है सर, पक्का सबूत है। वैलिडेट की तो उसका ऑर्डर किया होगा ना कोई, वो ऑर्डर को आप सर चैलेंज कर उन्होंने मेरे सकते को हैं। एक लिखित में ये दिया है उस डिपार्टमेंट ने कि आपके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई, हमने इस वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और उस जिस आदमी के नाम गाड़ी थी उसको हमने नोटिस कर दिया है। तो क्या मैं उसके ब्याह पे भी थाने में जा सकता हूँ? सर साबित तो होता है कि ये लोग कसूरवार ये हैं। चीज आपके फेवर में है, क्योंकि सिविल कार्रवाई यदि हो गई है तो इस पे आप क्रिमिनल कार्रवाई बाद में डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरी क्योंकि रेमेडी भी उन्होंने है सर लिखित अवेलेबल। में दिया है कि हाँ हमारे से गलती हुई है। हाँ, तो उसमें जो सिविल कार्रवाई हो गई तो उसके अलावा क्रिमिनल रेमेडी भी आपके पास होती है, और ये आपको ऑप्शन है, आप चाहे तो एफआईआर भी कर सकते हैं, एफआईआर या कंप्लेंट उन्होंने जो भी बनता है 420 मामला। वगैरह और सर इन धाराओं के तहत। हाँ, जो भी मामला बट बनता है, जिस धारा में ऑफेंस बनता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बट बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सर इसमें क्या हो शिवानंद जी, जाएगा? शिवानंद जी गीता लेकर जी। हाँ, वो जो अभी जो भाई साहब बोल रहा है एफआईआर करने की बात है ना, तो एफआईआर करने के बाद जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई अमाउंट का मिसअप्रोप्रिएशन करता है या कोई करता है तो 409 पे ऑफेंस बनता है, वो कॉग्निजेबल है और उस पे एफआईआर हो सकता है। एफआईआर का फॉर्म इंटरनेट पे है, एफआईआर का फॉर्म इंटरनेट पे दिया हुआ है। अभी 7 इंटीग्रेटेड फॉर्म आप गूगल में डालेंगे तो पहला फॉर्म एफआईआर का है। अभी एफआईआर का फॉर्म उपलब्ध है तो उसको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वो फॉर्म भर के पुलिस स्टेशन में देने का, उन्होंने नहीं रजिस्टर किया तो डीएसपी को देने का, उन्होंने भी नहीं रजिस्टर किया तो कोर्ट में 156(3) में डालने का। 409 इंटीग्रेटेड सर, आईपीसी। अच्छा 409 आईपीसी। हाँ, ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत। ठीक है जी। वीरेंद्र सर इसमें ये नहीं होगा अगर जैसे एक बार इसमें सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आप दोबारा इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे? हाँ, तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट का जजमेंट है कि जहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई वहां पे आप डबल जीओपार्डी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे तो फिर तो देखिए, डबल दोनों डबल जीओपार्डी अलग है। जीओपार्डी हो जाएगा। गलत है, वो गलत है। डबल जीओपार्डी क्रिमिनल केस में होता है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन में, जैसे हम देखते हैं कि कई बार कई थानों में एफआईआर हो जाती है तो एक गुनाह की 2 सजा नहीं हो सकती है, तो संविधान में लिखा है। लेकिन सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दो अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको फर्क समझाता हूँ इसका। आप जैसे डिफेमेशन है, ठीक है, आप बोलो कि मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, है ना, मेरी मानहानि हुई है, तो ये सिविल रेमेडी हो गई। आप बोलते हैं दूसरे को 2 साल जेल भेजना, ये क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया। तो इसमें डबल जीओपार्डी नहीं है, 2 रेमेडी एक साथ आप ले सकते हैं। जैसे ऑफिस में कोई स्टाफ चोरी करता है तो उसको नौकरी से निकालना सिविल रेमेडी है, उसके ऊपर एफआईआर करना क्रिमिनल रेमेडी है। तो दोनों सुप्रीम कोर्ट का ये वेल डिसाइडेड लॉ है कि सिविल के पहले क्रिमिनल, क्रिमिनल के पहले सिविल या दोनों एक साथ कर सकते हैं। इसमें डबल जीओपार्डी लागू नहीं होता है। और उसी तरह से मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे होते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव केस है कि अलग अलग ट्रेजरी से पैसा विड्रॉ किया गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अलग अलग मतलब एक ही ऑफेंस के अलग अलग इंस्टेंसेस है। तो हर एक ट्रेजरी से जो विड्रॉवल है ये अलग अलग और डिस्टिंक्ट ऑफेंस है और इसमें डबल जीओपार्डी लागू नहीं होगा। और 64 अलग अलग केसेस है तो वो चल रहा है, जिसमें पाचक केस में शायद लालू प्रसाद यादव का भी नाम है, तो उसमें डबल जीओपार्डी लागू नहीं होता है। लेकिन हाँ, ट्रायल यदि एक बार चल चुका है
फिर वो अक्विट हो गए, फिर दूसरा ट्रायल यदि चलाना है तो वो फिर सीआरपीसी के मुताबिक वो नहीं हो सकता है, उसमें डबल जीओपार्डी के ही आधार पर कुछ सेक्शन सीआरपीसी में भी है। तो एक गुनाह की 2 बार सजा नहीं हो सकती है, तो 20(2) में लिखा हुआ है संविधान में। सिविल और क्रिमिनल एक साथ हो सकता है, और फिर कई बार 2 क्रिमिनल मैं सेक्शन भी सर लग ये बोल जाते रहा हैं। था ना, अभी एक रिसेंट का जजमेंट था सुप्रीम तालेकर कोर्ट का, जी, मैं कोट कर दूंगा उसको। लेकिन वो कौन से सेक्शन में था, कौन से एक्ट में कौन से सेक्शन में था, ये तो बताइए। एक सर है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर वर्सेस एमवी रामाचंद्रन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अभी जल्दी में, एसएलपी का। वो ठीक है, एक्ट और सेक्शन तो बताइए, कौन से एक्ट में कौन सी धारा का संबंधित जजमेंट है, क्योंकि वो हर एक धारा ये सर क्योंकि ऐसा होता है। मैं सर इसका आपको जस्ट एक बता देता हूँ। इसमें क्या था कि किसी ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को सही से वर्क नहीं किया ना, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग क्या इन्होंने क्या किया, उसको निकाल दिया सर्विस से। निकालने के बाद उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च करा दिया। वो उसके अगेंस्ट में गया था, उसमें उसको एसएलपी में रिलीफ मिली थी। मैं सर ग्रुप में शेयर करूंगा जजमेंट को इसको। ओके, वो पार्टी का नाम बताओ सर। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर्स वर्सेस एमवी रामाचंद्रन करके था। एनवी रामचंद्रन। हाँ तालेकर जी, मैं सर शेयर भी कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, शिवानंद सर के ग्रुप में। आपने जो ये 7 इंटीग्रेटेड फॉर्म बताया है तालेकर जी, हाँ जी जी जी, हाँ, सीआरपीसी 154 वाला जो एफआईआर के लिए है, हाँ पहला नंबर 1 व्यापार का है। मैं ये इसमें जानना चाह रहा हूँ कि ये तो पुलिस भर्ती है, क्या ये आप अपने से भी भर के पुलिस को देंगे, ऐसा है क्या? क्या दिक्कत? हाँ ये हम भर के दे सकते हैं, हम आदमी भी भर के दे सकते हैं? हाँ हम भर के दे सकते हैं। अच्छा, तो इसकी पुलिस उसमें इम्पोर्टेंट चीज है शिवानंद सर, कल जो है राव साहब ने एक पीडीएफ गिरा था कि 54 वाला, क्या उसको हम अपने हिसाब से भरकर दे सकते हैं? क्या किया था कल 154 वाला जो एफआईआर थी, एक कॉपी राव साहब ने गिरी थी ग्रुप पे, राव धनवीर साहब ने, क्या उसको भर के हम भी डायरेक्ट दे सकते हैं पुलिस में, थाने में? वही तो हम पूछ रहे हैं तो तालेकर जी से, वो 154 वही फॉर्म भर के देना है। जहां जहां क्या इम्पोर्टेंट, वहां पुलिस स्टेशन का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कौन सा धारा के अंदर आप एफआईआर करना चाहते हैं, वो धारा का उधर लिखने का प्रोविजन है। और 6 नंबर में कंप्लेनेंट का नाम है, 6 नंबर में कंप्लेनेंट का नाम है। 7 नंबर में आपको जिसके खिलाफ कंप्लेंट करना है उसका आरोपी का नाम है। और 12 नंबर में फैक्ट्स है, आपको जो क्या बोलता है अपना घटना के बारे में जो लिखना है वो 12 नंबर में लिख के देने का है, साइन करके। नंबर पढ़ सकता हूं क्या? थाना लेने से मना कर दे तो सर क्या इसको रजिस्ट्री माध्यम से एसपी और डीजीपी को भी दे सकते हैं क्या? हाँ, पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। एसपी को देना चाहिए, जी मैं आपका नंबर चाहता हूँ। पुलिस एक्ट में पावर्स नहीं होते, एसपी को भेजना चाहिए। एसपी के ऊपर, एसपी और एसएसपी के ऊपर के रैंक है, उनको सीआरपीसी में कोई पावर्स नहीं है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पेश के ऊपर जो है महानिदेशक हो गए, उनको नहीं भेजना है। हाँ, क्योंकि उनको सीआरपीसी में पावर्स नहीं होते, उनके जो है वो मतलब बाकी एसपी और एसएसपी होता है, इन्वेस्टिगेशन के पावर सिर्फ वहीं तक होते हैं। तो ऊपर के रैंक जो होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव होता है सर। अरे एक हो गया ना भी नीचे, ठीक है। सीआरपीसी में सीआरपीसी 154 में पहले तो ऑफिसर इंचार्ज को देना जरूरी है, और 154 में एसपी को देना जरूरी है। अगर आप ऊपर वालों को भेजना चाहते हैं तो 36 सीआरपीसी में 36 सेक्शन है, 36 उसमें थानेदार का पावर ऊपर के आईजी तक सबको है, थानेदार का पावर। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो भी एसपी को ही रीडायरेक्ट कर देंगे। हाँ, वो डायरेक्ट करेगा, लेकिन कम से कम पता चलेगा उसको क्या हो रहा है नीचे। हाँ, पता चलेगा और वो निर्देश देंगे, वो अधीनस्थ जो एसपी है उनको। और हम बेनिफिट होगा। हाँ, 36 क्या है सर? 36 सीआरपीसी सेक्शन 36। हाँ, 36 सीआरपीसी, पावर ऑफ हायर ऑफिसर ऑफ पुलिस, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। पुलिस स्टेशन ऑफिसर का पावर सबको होता है, ऊपर वालों को। हाँ, वो सभी को होता है। क्या सर जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव को दे सकते हैं जो हमारे जिले में मौजूद है? नहीं, वो लीगल एड देना काम है उनका, तो वो विधिक सहायता आपको दे सकते हैं निःशुल्क। आपको सहायता चाहिए, विधिक सहायता, तो एडवोकेट कर देंगे वो आपके लिए। नहीं, विधिक सहायता
विधि सहायता वो सब है, लेकिन करते कुछ नहीं है अपने गरीब लोगों के लिए। अच्छा ठीक सर। दूसरा सवाल है कि सीआरपीसी 190 पर हम चाहे तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी करवा सकते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करता अगर कोई एसपी वगैरह 156(3) के पहले। नहीं, एफआईआर दर्ज करता नहीं ऑफिसर इंचार्ज, तो उसके खिलाफ सीधा 166A डालो, 166A। वो तो ठीक है, लेकिन हम अगर हम चाहे तो मजिस्ट्रियल पावर को सीआरपीसी 190 के तहत मजिस्ट्रेट से सीधे जांच के आदेश भी तो करा सकते हैं सर। हाँ, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कर सकते हैं, और पीआई को 2 साल सीआरपीसी 190 के बाद, हाँ 190 के अंदर तुम एफआईआर कंप्लेंट कर सकते हैं पीआई के खिलाफ। चलिए तालेकर जी, हाँ तालेकर जी, मैं आपका संपर्क सूत्र पा सकता हूँ? हाँ सुन लो, नोट करो 98 बताए 98 22 60 81 80। मैं आपको सर बताना चाहूंगा, मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी आरटीआई में सूचना ना देने वाले एक अधिकारी पीआईओ की, और उसने अभी वहाँ कोतवाली में दर्ज नहीं की। मेरा फोन आया और वहां से दीवार भी आए, मुझसे कंप्रोमाइज के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। फोन करो, हेलो, फोन करो। अंकल जी एक बार नंबर और बता देते। 98। सर मैं सार्वजनिक मंच पे बात रखना चाहूंगा कि एक पीआईओ थे, मैंने सूचना मांगी हुई थी उनसे, वो नवंबर में उन्होंने फर्स्ट अपील करने के बाद भी सूचना नहीं मिल पाई मुझे, तब मैंने एक थाने में एफआईआर दी और एक एसपी को एफआईआर दी, और जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैंने एसपी के आरटीआई फाइल कर दी, अपने निशानाख्यत आदेश मांगा और जांच आख्या मांगी, तब उन्होंने मेरा पत्र का संज्ञान लिया है। अब इसमें जो एसपी कार्यालय से अभी आरटीआई का जवाब नहीं मिला है। मैंने दिए हुए आवेदन पत्र 10 फरवरी को दिया था, तो उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, 10-12 दिन बाकी है अभी। तो मैं इसके बाद सर मैं चलिए क्या करना होगा आगे सर मुझे? इसमें आगे और भी डिस्कस अपन करेंगे। हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी जी हैं जो पधार चुके हैं, तो सबसे पहले हम शिवानंद जी, हाँ बोलिए। पीआईओ एफआईआर लेता नहीं तो ये ललिता कुमारी का जजमेंट है, उसमें सब सेक्शन 4 में लिखा है एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द हियरिंग ऑफिसर। तो मैंने सर उसको अप्लाई किया सर, उसका आप इस्तेमाल करो। रेफरेंस दिया उसको मैंने सर, और क्या बोलते हैं, गृह मंत्रालय का जो एफआईआर दर्ज करने का 2013-14 में आदेश निकला था, उसका भी मैंने रेफरेंस दिया है, और मैंने क्या है एक बिंदु और डाल दिया है एसपी कार्यालय के लिए जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह मैंडेटरी है, उसका भी मैंने जिक्र किया है, लेकिन अभी जवाब एसपी कार्यालय दे नहीं पा रहा है। एसपी के खिलाफ भी एफआईआर करने का हिम्मत रखो। बोल्डली मैंने किया, मैं सर आपकी ऑडियो वायरल करता हूँ। जो मुझे कोतवाली से फोन आया था, डिस्ट्रिक्ट महोबा से, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। इस पीआईओ की एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुझे प्रेशर तो बनाया गया कि आप इसकी एफआईआर वापस लीजिए, मैंने कि मैं नहीं लूंगा। ठीक है, वो सब चीजें चलेंगी, वो उसका अपन कुछ नहीं कर पाएंगे कोई भी, वो आपको ही लग करके खड़े होकर के मुकाबला करके नहीं सर, मैं लग करके कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जो निर्देश और क्या बोलते हैं दिशा निर्देश आप करेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा गाइड मार्गदर्शन मिलता है। और बाकी तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन दबाव तो आप जानते हो, छोटी भी मैंने कर रखा है, लेकिन एक्चुअली मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था ना अभी इस चीज में सर। हाँ सही है, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। हमारे बीच में शैलेश सर जुड़ चुके हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय शैलेश सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हम उनका सभी स्वागत करेंगे। और जिस तरह से आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक पे हम और आगे की चर्चा करेंगे, उन्हीं के मुखार बिंद से हम इसको समझेंगे कि सेक्शन 11 और अन्य जो भी सेक्शन है उनका हवाला दे करके जो थर्ड पार्टी और एग्जम्पशंस वगैरह बता करके जानकारियां रोकी जाती हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे वैधानिक वैध तरीके हैं, मतलब जो लीगल वे में जानकारी न दी जाए वो ठीक है, लेकिन जो इलीगल तरीके से की जाती है उसको कैसे रोका जाए और हमारा क्या जवाब रहे वहां पर, क्या तर्क रहे इन चीजों की। तो माननीय शैलेश सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। जय हिंद सर। मेरे ख्याल से कई लोग सेक्शन 11 यूज करके पीआईओ कह देते हैं कि ये थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है, इसके लिए नहीं देंगे। ये गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। सेक्शन 11 ने कैटेगोरिकली कहा है, और मैं पढ़ के सुनाता हूं, अंग्रेजी में सुनाता हूं, हिंदी में भी है मेरे पास, या मैं
but 47 नंबर आला आहे आणि शिवानंद जी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? 12 आहे बिल्कुल सर कर सकते हैं, एक सेकंड। मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग से अगर हाँ सर करें प्लीज। सर इसको बड़ी स्क्रीन में कर लें, फुल स्क्रीन कर लें, इसको छोटा आ रहा है अभी, ऊपर से फुल स्क्रीन कर लें। फुल स्क्रीन कैसे करूँ? सर ये पहले तो नेविगेशन हटाओ आप, रिमूव द नेविगेशंस लेफ्ट हैंड साइड से। नेविगेशन को आप ये जो क्रॉस वाला है उसको क्लिक करिए तो वो नेविगेशन हटेगा, और जो फुल विंडो करने का होता है ना, टॉप राइट टॉप कॉर्नर का नेविगेशन कैसे बंद करूँ? वो एक क्रॉस है, छोटा सा क्रॉस है, क्रॉस नेविगेशन जो लिखा है उसके बाजू में एक छोटा सा क्रॉस है, उसको क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। नेविगेशन मुझे वर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, स्क्रीन के लेफ्ट पे सर, नॉट इन योर मैटर, जो लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट साइड में नेविगेशन ऊपर लिखा हुआ है, उसको करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा हो जाएगा, और टॉप राइट कॉर्नर पे सबसे लेफ्ट साइड पे सर एक नेविगेशन विंडो खुली हुई है एक्स्ट्रा, सबसे लेफ्ट साइड पे फाइल के नीचे ग्रे कलर का बॉक्स। हाँ नेविगेशन है, हाँ हाँ वहाँ पे क्रॉस है सर, उसके राइट साइड में फ़ॉन्ट के नीचे फ़ॉन्ट लिखा है, उसका जस्ट नीचे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबको एक साथ ना बोलें। और ऊपर सर वो जो फुल स्क्रीन आप करेंगे तो वो पूरे उसमें आ जाएगा। फुल स्क्रीन कैसे करूं? व्यू में फुल स्क्रीन, व्यू में जाके फुल स्क्रीन देखिए, है क्या? नहीं वो आप सर ऐसा करिए ना, वो विंडो वो जो टॉप राइट कॉर्नर पर ऊपर, हाँ यही जहां आपका ये है। नाउ इट इज बेटर, और एक बार कर सकते हैं, इट इज बेटर रीडेबल। चलिए सर कोई बात नहीं, प्रारंभ करें। अच्छा, जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम से अधीन किए गए अनुरोध पर ऐसी सूचना का या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से या संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है। अब दो चीज महत्व की है इसमें। पहले तो 7.1 में लिखा है कि डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना नहीं देने का सेक्शन 8 या सेक्शन 9 के तहत ही होगा, सेक्शन 11 का कहीं जिक्र नहीं है। तो सेक्शन 11 डिनायल नहीं हो सकता, एग्जम्पशन नहीं हो सकता है। दूसरा, सेक्शन 11 भी अगर हम देख लें तो जब सूचना देने का आशय है, प्रकट करने का आशय है, पीआईओ को कब सूचना प्रकट करने का आशय हो सकता है? जब सूचना एग्जिस्टिंग है और वो एग्जम्प्ट नहीं है। अगर एग्जम्प्ट है तो उसे खुद कह देना चाहिए कि एग्जम्प्ट है, इसके लिए मैं नहीं सूचना दूंगा। जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा उसके प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है। गौर कीजिए कि शब्द लिखा है गोपनीय माना गया है। पार्लियामेंट के हर शब्द का अर्थ होता है, तो गोपनीय माना गया है ऐसा कोई पुरावा होना चाहिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, अगर सूचना देते वक्त उसने थर्ड पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये गोपनीय है, तो मेरे हिसाब से सेक्शन 11 लागू ही नहीं होता है। उसके बाद केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है। वापस दोहराया गया है, थर्ड पार्टी को वो 5 दिन के अंदर लिखना है। पहले तो उसको थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, 90% इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी का कहा जा सकता है। दूसरा, वो गोपनीय रखने का कुछ कहीं जिक्र होना चाहिए।
अगर वो जिक्र नहीं है तो मेरे हिसाब से सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होता है। 5 दिन के अंदर उसे नोटिस देना है, ये प्रोसीजर है, ये एग्जम्पशन नहीं है। और नोटिस देने के बाद उसको ये बताना है कि मैं ये प्रकट करने वाला हूं, प्रकट की जाननी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखेगा कानून के हिसाब से। कानून ने कहा है कि सेक्शन 8 या सेक्शन 9 ही एग्जम्पशन है, सेक्शन 11 एग्जम्पशन नहीं है। तो क्लियरली पार्लियामेंट का उद्देश्य ये है कि थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन हो जो थर्ड पार्टी ने कहीं इंडिकेट किया हो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसी सूचना प्रकट करने के पहले 5 दिन के अंदर उसे नोटिस देना चाहिए कि मैं ये प्रकट करने वाला हूं, अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। और वो ऑब्जेक्शन को ध्यान में लेके एग्जम्पशन लागू होता है या नहीं ये देखना है। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग सूचना अधिकारी को शायद कौन सा हार्म किसी को होगा जो एग्जम्प्ट है उसका ध्यान नहीं आया। इस पे बहुत चर्चा हुई थी जब ये ड्राफ्टिंग हो रहा था तब। तो उसके लिए उसको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से मौका देना चाहिए जब उसने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है तब। उसके बाद थर्ड पार्टी कहेगा कि मेरे हिसाब से ये एग्जम्पशन लागू होता है, या न भी कहे और कहे कि मुझे ये हानि हो सकती है, पीआईओ वापस सोचेगा इस बारे में। अगर उसको पहले लगता है कि ये एग्जम्प्ट है तो उसको लिखते चाहिए कि एग्जम्प्ट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। जब उसको लगता है कि एग्जम्प्ट नहीं है तब ये प्रोसेस शुरू होता है। थर्ड पार्टी समझ लीजिए ऑब्जेक्ट करता है, थर्ड पार्टी जवाब ही नहीं देता है एक केस में, तो मेरे हिसाब से सूचना प्रकट करनी चाहिए। कानून ने ऐसा कतई नहीं कहा है कि सूचना नहीं देनी चाहिए। सूचना नहीं देने का कारण सेक्शन 8 या सेक्शन 9 के तहत ही हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया और कहा नहीं दो, उससे नहीं चलेगा। अगर वो कुछ कारण बताता है कि ऐसे का ऐसे मुझे ये हानि होगी जो एग्जम्पशन में आती है, तो पीआईओ फिर से तय करेगा कि ये सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, एग्जम्प्ट है या नहीं। और उसके बाद वो मना कर सकता है अगर वो ये नतीजे पे आता है कि एग्जम्प्ट है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकंसिडर द डिसीजन। मगर अगर मना करता है तो थर्ड पार्टी है क्या कि मना करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको मना करना है थर्ड पार्टी को पूछ के, थर्ड पार्टी को पूछेगा भी तब जब उसको लगता है कि एग्जम्प्ट नहीं है। क्लियरली सेक्शन 11 के हिसाब से ये सूचना मना करना गलत है। इसके सपोर्ट में और एक बात कहूं कि सेक्शन 11 2, 3 और 4 पढ़िए तो थर्ड पार्टी को भी अपील करने का मौका मिलता है। सेक्शन 11 2, 3, 4 समुचित पढ़े तो मतलब सेक्शन थर्ड पार्टी को उस अपील का क्यों प्रोविजन दिया है, क्योंकि ये समझा गया था कि पीआईओ का निर्णय उसके विपरीत हो सकता है। मेरा एक केस बताऊं आपको। मैंने आरबीआई से सारस्वत बैंक की कुछ सूचना मांगी थी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से दिसंबर 2015 के ऑर्डर के हिसाब से देनी चाहिए। ये मेरे ही ऑर्डर्स थे कमिश्नर के तौर पे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। पीआईओ ने कहा कि मैं ये सूचना देने वाला हूं, मगर उसने थर्ड पार्टी को बताया कि मैं ये सूचना देने वाला हूं। थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया पीआईओ के खिलाफ, फर्स्ट अपील में गए। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने बोला कि नहीं ये हमें सूचना देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सारस्वत बैंक सेकेंड अपील में गई कमीशन में। थर्ड पार्टी को भी अपील करने का मौका दिया जा सकता है, मगर उसको कोई वीटो नहीं दिया गया और ये गलत तरह से सूचना मना कर रहे हैं और इसको अपोज करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट हो इसके बारे में या कोई संशय है या कोई अलग से सोच रहा है तो जरूर कहिए, क्योंकि ये बहुत महत्व का मुद्दा है। सेक्शन 11 इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एग्जम्पशन। सेक्शन 11 पे सूचना मना करना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। सर
आप बताइए सर वो जजमेंट 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड नहीं है। आरबीआई को ऑर्डर दिए हैं कि सूचना दी जाए। ओके सर, ओके, ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं है। ये मैंने अपना दाखला सिर्फ बताने के लिए बताया कि मेरे केस में ऐसा अपील में थर्ड पार्टी गई थी और थर्ड पार्टी को अपील करने का मौका मिलता है। सर, हाँ जी। किसी व्यक्ति ने विद्यार्थी की बगैर अनुमति के उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए हैं आरटीआई से, तो इसमें क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से सही है। किसी भी विद्यार्थी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कोई अन्य व्यक्ति ले सकता है मेरे हिसाब से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे उसको सिर्फ सेक्शन 81J लागू हो सकता है। सेक्शन 81J का मतलब ये है कि वो सूचना पब्लिक एक्टिविटी के जरिए थी या नहीं, दूसरा वो प्राइवेसी पे इंट्रूजन है या नहीं, और उसके बाद ये तय करना है कि ये सूचना पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाएगी या नहीं। अगर वो कहे कि नहीं दूंगा ये सूचना पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव असेंबली को, तब वो मना कर सकता है, नहीं तो कोई एग्जेम्पशन लागू नहीं होता है। मान्यवर, जैसे छात्र की मार्कशीट व्यक्तिगत उसकी जानकारी है, उसके बगैर पूछे स्कूल ने किसी अन्य व्यक्ति को उसकी मार्कशीट दे दी, मेरे हिसाब से जायज है आरटीआई के तहत। जी जी सर, ठीक। मेरे हिसाब से डिबेट प्रारंभ हो गया। मेरे ख्याल से पीआई को सेक्शन 11 की प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। सेक्शन 11 में नोटिस भी देना चाहिए। नोटिस देने के बाद अपील पीरियड एक्सपायर होता है 1 महीना। फर्स्ट या सेकंड अपील वो नहीं करता है तो उसके बाद प्रकटन किया जाता है, क्योंकि एक बार दी हुई सूचना वापस नहीं ली जा सकती। ऐसा गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय है। मैं कोर्ट्स के निर्णय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कोर्ट्स के, अगर हम चाहे तो कानून क्या कहता है ये बात करें, ये संविधान क्या कहता है वो बात करें। कोर्ट के निर्णय उस केस में लागू होते हैं, उसका कोई रेशियो मुझे नहीं दिखाई दिया है। तो सर यहाँ पर एक डिबेट प्रारंभ हो गया इस इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल शब्द जब इस्तेमाल किया गया है पार्लियामेंट ने, गोपनीय शब्द इस्तेमाल किया है, तो इसका कोई ना कोई पुरावा होना चाहिए। सर यहाँ ऐसे हाँ, मस्ती में लिख दिया गोपनीय शब्द। नहीं, यहाँ पे धनीराम गुप्ता जी, आप ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि जैसे जो मार्कशीट चाहिए गई है उस लड़के की, जिस भी व्यक्ति ने लिया है, प्रयोजन क्या था उसका? मतलब किनको वो उन्होंने मार्कशीट दे दी है? जी, किसने मार्कशीट मांगी थी? कौन था वो? कोई स्टूडेंट था उसी क्लास का? उसका क्या कंप्लेंट था कोई उस पर? मतलब पेरेंट्स ने दिया, पेरेंट्स को दिया है, किसी को दिया है, किसको दिया है? कोई कंप्लेंट नहीं थी। वो तो ये देखना चाहता था कि फला व्यक्ति को केस ने मार्क्स दिए हैं, उस हिसाब से वो मार्कशीट उसने प्राप्त की है। नहीं, देखिए अब इसमें नहीं शिवानी जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सूचना के अधिकार का अगर हम मूल समझें, सूचना मेरी है, जनता की है, नागरिकों की है, जनता मालिक है। उसमें क्या नहीं देंगे उतना पार्लियामेंट ने कह दिया, वो मानना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ पर एक मेन पॉइंट अपन ये जानना चाह रहे हैं। जैसे एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब रिजल्ट आता है तो कई बार पब्लिश किया जाता है, पास फेल या जो भी है। हम लोग याद है बचपन में जब पेपरों में विधिवत निकला करता था, और जब 10th और 12th का रिजल्ट आता था तो पूरा पेपर भर जाता था, ये रोल नंबर पास है, वो रोल नंबर पास है, और क्या है मतलब उसका फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड, इस तरह से भी आता था शायद, या पास या फेल का आता था। जो भी है, जो पास होते थे वो नंबर रहते थे उसमें, कितने व्यक्ति पास हुए हैं। तो ये इतने दूर तक तो डिस्क्लोजर ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि एक क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कोई विद्यार्थी का वो पर्सनल इंटरेस्ट हो, मतलब पर्सनल हो सकता है कि उसने कॉपी में क्या लिखा, उसके कितने मार्क्स आए, और उसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता दूसरे लोगों को। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब यदि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ शिवानंद जी। आप सूचना के अधिकार के मूलभूत फिलसफी से अलग जा रहे हैं।
नहीं, मैं फिलोसफी से बिल्कुल अगर सूचना मेरी है, कानून क्या कहता है? कानून कहता है सेक्शन 8 या 9 में मुझे मना किया जा सकता है, तो सेक्शन 8 या 9 में जस्टिफाई कीजिए ये मना करना। नहीं, बीरेन जी ने जिस तरह से बताया कि इसमें सेक्शन 11 का तो यूज करना चाहिए था ना भाई। हम ये कहते हैं सेक्शन 11 ये कहता है कि गोपनीय, अगर एग्जाम देने के पहले स्ट्रिक्टली अगर कानून से हिसाब से जाऊं तो एग्जाम देने के पहले ये लिखना चाहिए कि मेरी आंसर शीट गोपनीय है, और गोपनीय होने के बाद उसको पूछना चाहिए थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को भी एग्जम्पशन बताना चाहिए कौन सा पार्ट एग्जम्पशन लागू होता है। मेरे हिसाब से 8(1)J इसको लागू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे नियुक्ति के से संबंध में दस्तावेज, मान के चलिए कि यदि वो विद्यार्थी कोई नौकरी पा रहा है और वो नियुक्ति में लगा रहा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है जहां पर उसको एक जॉब लेना है अपने मार्कशीट के आधार पर और परीक्षा के आधार पर, वहां तो जायज है कि उसका जो दूसरा मतलब कम्पीट कर रहा है स्टूडेंट, वो या कोई भी व्यक्ति, वो जानने का उसके पास हक है कि भाई कितने इसमें स्टूडेंट्स आए और कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया। तो जो सिलेक्शन के बाद में वो दस्तावेज जो उन्होंने लगाए, तो उनकी मार्कशीट ले लेना, बाकी सब डिटेल ले लेना, उसको पब्लिक करना, वो तो ठीक है, क्योंकि उसमें काफी चाहता हूँ शिवानंद जी आप वापस बेसिक फिलोसफी से हट रहे हैं। कानून क्या कहता है कि सेक्शन 8 या सेक्शन 9, और उसको छोड़ के अगर आप कारण से जाएंगे, कानून ने स्पेसिफिक ये प्रावधान कहा कि नो रीजंस नीड टू बी गिवन। आदरणीय शैलेश इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ इसमें। बोलिए। आरटीआई एक्ट की अगर हम प्रीएम्बल पढ़ें तो उसका बेसिक ध्येय है मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। दूसरा, शैलेश गांधी सर जो कह रहे हैं, सिमिलर व्यू लिया गया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने नीरज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली केस में, कि एजुकेशन जब एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं तो उसके जो मार्क्स मिलते हैं उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे किसी आदमी का कोई पर्सनल हो। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से कोट कर रहा हूँ कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में राजस्थान की किसी एग्जाम में पूछा, मेरी वो कॉपी शिवानंद साहब को मिल जाती है, उससे क्या फर्क पड़ना है। मैंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखा है या महाराणा प्रताप के बारे में लिखा, वो पर्सनल क्या है उसमें? इसमें पर्सनल क्या हो सकता है? और जो डिजिट होती है कि मुझे 24 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50, तो 24/50 ये पर्सनल क्या है इसमें? ऐसा कुछ नहीं, तो दी जानी चाहिए और कोई इलीगल नहीं है अगर एसपीआईयू ने मार्कशीट दे दी है तो। ठीक है, ये व्यू आपका। बीरेंद्र जी आपका इसमें क्या कहना है? मेरा इसमें ये कहना है कि सूचना दी जा सकती है, लेकिन 11 की प्रक्रिया नहीं की है तो वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी में सिविल सूट हो सकता है। प्रक्रिया फॉलो करना एक्ट की बहुत जरूरी है। वीरेंद्र जी, कॉन्फिडेंशियल शब्द का प्लीज आप कुछ रीजनिंग बताइए। गोपनीय शब्द लिखा है ऐसा। मैं तो सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में जो सुप्रीम कोर्ट मैं जानता हूँ आप किसकी जिक्र कर रहे हैं, मैं कोर्ट के निर्णय नहीं, मैं कानून से बात कर रहा हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो दोनों के, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आदित्य बंदोपाध्याय में बहुत ही बेकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह कहा है कि आरटीआई must not be used to damage the peace, harmony and integrity of India। मैं कतई उससे सहमत नहीं हूँ। ऐसे शब्द मेरे हिसाब से टेररिस्ट के लिए ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूज करने वालों के लिए नहीं हो सकते। सर जजमेंट नेम क्या बताया सर आपने? केएम भाई भी हैं। केएम भाई, आपका इस विषय पर क्या कहना है? ये जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं, और आपका क्या तर्क है? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट की मार्कशीट किसी स्टूडेंट ने ले ली और वो स्टूडेंट के नंबर बहुत खराब आए हैं और वो उसको पब्लिक में शो नहीं करना चाहता है, तो अगर कोई आरटीआई के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन पूछे हुए उससे ले सकता है, उसकी अनुमति बगैर ले लेता है और ये पब्लिक में डिस्क्लोज हो जाता है, तो क्या ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का या वो स्टूडेंट सुसाइड या उसको कुछ गिल्टी फील हो जाए या डिप्रेशन हो जाए, इस तरह का भी कोई चांस बनता है क्या इसमें? इसके सामने मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर ऐसे इंडिविजुअल एग्जांपल देने हैं, किसी को गलत तरह से फुल मार्क्स दे दिए गए, उसका आंसर बिल्कुल गलत था और उसको फुल मार्क्स दे दिए क्योंकि पैसा खाया गया है, उसका प्रकट करना ठीक है क्या? तो ये ऐसे इंडिविजुअल, ये ठीक है या नहीं, उससे होता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि कानून क्या कहता है, कानून से हम सब बंधे हैं।
तो मेरे को लगता है कि इसमें जो मेन चीज है कि जो शिवानंद जी कहा था कि प्रयोजन क्या है, कि पर्पस ऑफ क्या है लेने का। यदि कोई ऐसा इस तरह का पर्पस है जो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होगा, या किसी जॉब के पर्पस से या कोई क्रॉस चेकिंग के लिए किया जा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि किसी कोई ऐसे खराब पर्पस के लिए किया जा रहा है, तब तो मेरे को लगता है कि वो उसका जो थर्ड पार्टी का राइट्स है वो वायलेशन हो रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से सर कोई खून करता है उसके भी उसके फंडामेंटल राइट सब प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा और आपका मानना अलग है। मैं ये मानता हूं कि कानून के शब्दों से जाइए, आप ये कह रहे हैं कि उद्देश्य से जाइए। अरे सीधा सा है, कानून के शब्दों से जा भी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम से मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाएंगे कि हमें लगता है बिल्कुल सही बात है। केएम भाई अलग अलग निर्णय हो सकता है। मैं शैलेश सर इस बात से मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनलिटी, लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनलिटी, केस टू केस अलग अलग निर्णय हो सकता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें एक काम किया जा सकता है, इसमें एक काम किया शैलेश सर, इसमें बीच का रास्ता ऐसे है जहां तक मुझे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए केएम भाई की मार्कशीट वीरेंद्र कुमार जी जाते हैं, देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो ये उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जाकर के उस मार्कशीट को देख सकते हैं। इनको डाउट है कि भाई इनकी मार्कशीट में कुछ गड़बड़ है, तो केएम भाई की मार्कशीट वीरेंद्र कुमार जी जाकर के देख लिए, उसको ऑब्जर्व कर लिए, मतलब निरीक्षण उसका कर लिए। यदि उनको कुछ इसमें गड़बड़ी समझ में आती है कि इसको आवश्यकता से ज्यादा मार्क दिया गया है, इस तरह से किया गया है, तब तो वो एक इशू बनता है कि उसके लिए वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हमने ये देखा और इसमें ऐसा हुआ। लेकिन जैसा उन्होंने ये कहा, केएम भाई ने जैसा ये कहा कि मान लीजिए केएम भाई का मार्क कम है, ठीक है ना, या वो इसमें चाहते हैं कि ये चीजें हमारे दूसरे साथियों को या दूसरे लोगों को पता ना चले कि हमने कम मार्क्स पाया है, हमने गलत आंसर मतलब दिया था, तो हमारा इस तरह से हो गया है, और उसका उनको गिल्टी फील होगा, निश्चित तौर पे उनकी कॉम्पिटेंट जो भावना है उसको क्षति पहुंचेगी, और वो जो इम्प्रूवमेंट का रहेगा वो उनका डैमेज होगा। और दूसरी बात, एक सुसाइडल अप्रोच भी हो सकती है। ये भी बहुत सही बात है, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक मैच्योर स्टूडेंट है तो अलग बात है, चलिए अब रिटायर होकर के अब 30 साल 40 साल हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो होना था हो गया, अभी कोई जानेगा तो। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उस समय जो उनकी स्थिति होती है, जिसको पब्लिक कर दिया गया और मान लीजिए सार्वजनिक कर दिया गया, कोई ले जाकर के मीडिया में ही प्रकाशित कर दिया गया, तो उस व्यक्ति की साइकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसमें गंभीर मामला है। इसलिए बिल्कुल सही जो केएम भाई ने क्वेश्चन रेज किया, तो ये है। तो यदि डाउट है कि भाई हमें देखना है कि इनमें गड़बड़, इन्हें ज्यादा मार्क दिया गया है। अच्छा शिवानंद जी, एक चीज बताइए, अगर किसी कम मार्क्स वाले के मार्क्स पता चले अखबार को और वो छाप दे कि ये स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले, तो वो गैर कानूनी होगा क्या? नहीं, गैर कानूनी की बात नहीं है। अगर मैं छाप सकता हूँ तो मुझे सूचना के अधिकार में मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। आर्टिकल 19(1)(a) आप आर्टिकल 19(1)(a) का समझिए, बोलने का अधिकार, पब्लिश करने का अधिकार और सूचना का अधिकार, तीनों एक सिरे पे है। जो मैं छाप सकता हूं मैं ले सकता हूं सूचना। ये मूलभूत चीजें हैं। अगर इसको भूल के हम चलेंगे तो फिर हम हर एक तय करेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, फिर तो फिर अब कानून की जरूरत नहीं है, कानून को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन और कानून गलत है, अगर आपको लगता है कानून गलत है तो फिर कानून में तब्दीली की बात कीजिए, जो मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं सूचना का अधिकार सिर्फ सर इसमें बात है, इसमें सिर्फ इतनी बात है कि इसमें भी मोरालिटी और डिसेंसी जो आप एक शब्द का उपयोग करते हैं उसका यहाँ भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आप किसी मतलब स्टूडेंट है, मान लीजिए 10th का स्टूडेंट है, वो अंडर 18 ईयर इस तरह से मतलब या लगभग इतने का है ना, और कम का ही है, 16 का ही है, 12th का है तो 18 टू मान लीजिए 19 इतने कम उम्र के जो मतलब छात्र होते हैं, जो जिनकी कॉम्पिटेंट भावना को क्षति पहुंच सकती है, और उनको इस तरह से तो उनकी कोई मार्कशीट ले और उसको पूरे ऑल इंडिया में पब्लिश करवा दे तो वो उसको अच्छा मैं सर किसकी मार्कशीट जाके कोई पब्लिश कराएगा? और दूसरा एक चीज बताऊं, दूसरी एक चीज बता दूं आपको कि अगर आपको ये लगता है तो उस बलबूते पे आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से पार्लियामेंट को नहीं दूंगा, तो कहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 81J में अगर क्लेम करते हैं तो कहिए कि मैं पार्लियामेंट को ये सूचना नहीं दूंगा, ठीक है, फेयर इनफ। अगर I would concede that. दो अलग अलग बातें हो रही है। सूचना देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सब्सटेंटिव लॉ है। कैसे देनी चाहिए, कैसे प्रकटन करना चाहिए, ये प्रोसीजर की बात है। तो वो
गांधी जी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि प्रोसीजर क्या फॉलो करनी चाहिए यदि देनी है तो। ये दो अलग अलग इशू है। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों फॉलो होना चाहिए। देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए वो अलग इशू है। बोल रहा हूँ कि देनी चाहिए, यदि नहीं देनी है तब तो फिर 81J लागू होता है। यदि देनी है तो फिर 11 फॉलो होगा, यदि देनी है तो 11 की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। वीरेंद्र कुमार जी ये बताइए, सीधी सी बात है, हम ये कहते हैं सारी चीजें आ जाती हैं गवर्नमेंट, हम ये कहते हैं कि कोई हमारे रूम पे आकर के यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा दे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, आप में से किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये एक अलग इशू हो गया, इसलिए इस पर डिबेट जरूरी है। घूम फिर के पता नहीं कहाँ से बात आ गई, और चूंकि आ गई तो इसका कंक्लूजन जरूरी है, समझना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। स्टूडेंट पढ़ रहा है, मतलब मैं एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि हम जो बात करते हैं एक नौकरी पेशे की या सार्वजनिक लाइफ की बात करते हैं, वो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो उसका अपना एक साइकोलॉजी है, वो किस तरह से, यदि वो फेल हुआ या कम मार्क आए, अगली बार वो इम्प्रूव करना चाहता है, वो चुप चुप करके मतलब अपने पेरेंट्स को, मान लीजिए सबको नहीं बताना चाहता है, वो कोई कंपटीशन निकालना चाहता है, हो सकता है वो इम्प्रूव कर पाए। लेकिन ये दूसरी समय दूसरे मार्क्स, धनीराम जी प्लीज होल्ड, वही मैं कह रहा हूँ कि दो अलग अलग इशू है। देखिए यहाँ पे नहीं इशू भी, और सुनिए ये बात यही सारी चीजें जो है फिर आरटीआई कानून को कमजोर भी कर देती हैं। इसलिए हमें ये कहना है कि हमें जबरदस्ती भी ऐसे नहीं करना है, इतना ज्यादा हम प्रेशराइज कर दें, इतना ज्यादा हम वो कर दें कि फिर आरटीआई वास्तव में कानून खत्म होने की वर्ज पे आ जाए। तो इसमें सर ये देखना पड़ेगा गांधी सर कि यदि वो स्टूडेंट का मार्कशीट की यदि कोई वास्तव में आवश्यकता है कि मतलब वो किसी तरह से, हम ये कह रहे हैं ना कि वो प्रभावित कर रहा है किसी तरह से, मान लीजिए उसको ज्यादा मार्क्स दिए या काफी इंक्वायर करने वाले व्यक्ति ने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिया, उसने कम लिखा था, ये यदि ऐसा कोई डाउट है तो निश्चित तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। और फिर एक हमें लगता है कि इसमें एक टीचरों की या इस तरह से देखा जाना चाहिए कि भाई वो कमेटी भी बैठे और देखे कि इसका मार्क्स वास्तव में इस तरह से बढ़ाए गए हैं या इस तरह से हैं कि नहीं है। और दूसरी बात, शिवानंद जी बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, आप कानून से हट के बात कर रहे हैं, आप समाज सुधारक के जैसे बात कर रहे हैं, या कानून बदलना चाहिए तो कानून में हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई कहे कि ये इंडिसेंट है, ये मोरालिटी के खिलाफ है, सेक्शन 81J के तहत एग्जेम्प्ट है, तो फेयर इनफ, मैं उस पर आर्गुमेंट नहीं करूंगा, उस पर हर एक का अपना अपना राय हो सकता है। पर कानून के सर स्टूडेंट को कौन सी सरकार पेमेंट दे रही है? क्या कोई स्पेशल उसको दिया गया है? वो पेमेंट देने की बात नहीं है सर, कानून ने पब्लिक अथॉरिटी जो उनको कहा, कानून ने किसको पब्लिक अथॉरिटी कहा? पब्लिक अथॉरिटी को सूचना देनी है, सूचना जो वो होल्ड करती है वो सूचना देनी है। कौन सी सूचना मना कर सकता है? जो एग्जेप्ट है वो, उसके आगे कानून का कोई महत्व नहीं है। और मैं वीरेंद्र जी से भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंशियल नहीं किया जाना चाहिए। खैर अपनी राय अलग है, मैं ये मानता हूँ। हाँ ठीक है, अभी इसको अपन करना चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि सूचना देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये 81J में होता है। फिर प्रकट यदि देनी है तो किस तरह से प्रकट करना, ये प्रोसीजर का मामला है जो सेक्शन 11 में दिया है। तो लॉ जब दोनों चीजें प्रिस्क्राइब करता है तो वो सब्सटेंशियल लॉ भी फॉलो होना चाहिए, प्रोसीजरल लॉ भी होना चाहिए। मतलब है कि क्या करना है ये भी सही होना चाहिए, कैसे करना है ये भी सही होना चाहिए। सब्सटेंशियल लॉ टेल्स अस व्हाट टू डू, प्रकटन करना है कि नहीं। प्रोसीजर बोलता है हाउ टू डू, कैसे करना है, ये जरूरी है। सर इसमें एक चीज सर बस मैं एक पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था कि जैसे कोई किसी पब्लिक डोमेन में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो मेरे ख्याल से वो पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर में आनी चाहिए, जो आती ही है, जो शैलेश सर कह रहे हैं। इसमें वो इंफॉर्मेशन अगर कोई ले रहा है तो वो ले सकता है, क्योंकि लॉ ही ये कह रहा है कि आप अब उसको लीजिए। बट उसका यूज वो क्या कर रहा है वो फिर इंडिविजुअल इंटेंशन में डिपेंड करता है। अगर वो गलत यूज कर रहा है तो सर उस पर फिर आगे केस फाइल करके उसको मतलब जो भी सेक्शंस बने हैं उसमें उसको सजा का प्रावधान है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने आप को शेफ बता दिया आपने और मार्केट से चाकू खरीद के ले आए, बट आप उसको अगर किसी को मर्डर का यूज करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी धाराएं लगेंगी। अगर आप शेफ की तरह यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप किसी की बैंक की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, पर्सनल डिटेल जो है, तो वो तो खैर नहीं मिलेंगी इसमें। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की मार्कशीट है तो वो तो पब्लिक एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था और जिसकी पब्लिक में रिवील अगर होता है तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ इंटेंशन गलत नहीं है। हाँ, उसका कोई मिसयूज कर रहा है, उसके बाद कोई सुसाइड कर लेता है तो वो इंडिविजुअल जाकर के उसके अगेंस्ट में कोर्ट की कार्रवाई कर सकता है, एफआईआर दर्ज करा करके जो भी प्रोसीडिंग्स हैं। बट किसी की मार्कशीट ले लेना मेरे ख्याल से कोई एक गलत चीज नहीं है इसमें। यहाँ पे उसका यूज कैसे किया जा रहा है शायद वो गलत हो सकता है। ये सर मेरा कहना था। धन्यवाद। अरुण कुमार जी, आप जो बोल रहे हैं यही सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे रिलेवेंट फैक्टर्स बताए
पहला ये कि सूचना किसे दी जा रही है उसको एक रेलेवेंट फैक्टर माना है। दूसरा है कि व्हाट विल बी द एंड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो सूचना का वो क्या करेगा, ये भी रेलेवेंट फैक्टर है। और इसलिए उन्होंने कहा कि केस टू केस अलग अलग निर्णय हो सकते हैं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंशियल जो शैलेश गांधी सर कह रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल क्या चीज है वो इम्पोर्टेंट है कि आप जो मांग रहे हैं वो किस हिसाब से कॉन्फिडेंशियल है। तो मार्कशीट में कैसे कॉन्फिडेंशियल तो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस कर नहीं हूँ। हाँ, किसी के बैंक की स्टेटमेंट मांग रहे हैं या किसी के लोन की डिटेल मांग रहे हैं, क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर है, वो आरटीआई के थ्रू नहीं मिलना चाहिए। वो फाइडुशियरी में आएगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह फाइडुशियरी में आएगा। एग्जाम्पशन है। थैंक यू। शिवानंद जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ इसमें? बोलिए। जैसे इसमें शैलेश गांधी सर कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं भी सर मान रहा हूँ कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसको दी जा सकती है, डिस्क्लोज। बट वीरेंद्र ठक्कर सर जो करेंगे इसमें थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए या फिर उनसे पूछना चाहिए, ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, प्रोसीजरल ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सर कई बार क्या होता है, अगर आप एक नॉर्मल सा देखेंगे, कई क्रिमिनल केस में क्या होता है, लोग अपने आप को जुवेनाइल कहते हैं। और मैंने कई ऐसे मामले भी देखे जहाँ पे आरटीआई लगा के लोगों ने उनकी मार्कशीट निकाली और बाद में प्रूव हुआ कि कोर्ट में जाके प्रूव किया कि ये जुवेनाइल नहीं था। और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जुवेनाइल था। तो वहां पे थर्ड पार्टी के लिए जो कहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर इसमें सेक्शन 11 अट्रैक्ट करेंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, और वो फिर इस तरह से इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो जुवेनाइल अपने आप को कहेगा ही हमेशा। तो ये यहाँ पे तो दे देना चाहिए इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब इसमें आरटीआई में एक चीज और है कि आप पर्पज आप बता नहीं सकते, या फिर पर्पज पूछने का रीजन कारण नहीं, वो पूछ नहीं सकते कि आपका पर्पज क्या है। तो मेरे हिसाब से कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको दे देना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए उनको। ओके, और किसी के कोई प्रश्न है? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं अपनी। केएम भाई, आपने भी हैंड रेज, कुछ अंतिम बात कहना चाह रहे हैं तो अन्य साथी फिर इसमें अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी छात्र की मार्कशीट एक तो पब्लिक रिव्यू वाला इशू नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी मार्कशीट का, उसके अंक तालिकाओं का पब्लिक में रिव्यू हो। और दूसरी चीज, कॉन्फिडेंशियल वाली बात आई तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल ही है। हाँ, अगर कोई ऐसा पर्पस है कि कोई मामला न्यायालय पहुंच गया है और वहां पे मार्कशीट की जरूरत है, न्यायालय मांगता है वहां पे, तो एक अलग ही है। जिसमें हम सिर्फ पब्लिक रिव्यू के लिए किसी की मार्कशीट ले लें तो वो एक अलग, बहुत ही नहीं करना चाहूँगा। आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखा करें, बाकी लोग, है ना, बहुत आवश्यक है, प्लीज। राम, राजस्थान से आपका क्या प्रश्न है, राम जी? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें मैंने इनके अधिकारियों की मेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगे थे, ऑफिशियल मेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया कि अधिनियम 81J के तहत ये सूचना उपलब्ध नहीं करा जा सकती। तीसरे पक्ष की सूचना के लिए कहा उन्होंने, ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, ये आपको नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ये क्या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन माना जाएगा क्या इनको? इंफॉर्मेशन क्या मांगी थी सर? मैंने इनके जो एजीएम डीजीएम है, जो अधिकारी है, उनकी ऑफिशियल मेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा था। ऑफिशियल मेल आईडी काहे के लिए पर्सनल हो गई भाई? ये तो डायरेक्टरी में पब्लिश होती है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट पे सर सबकी नहीं है। मान लो कस्टमर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, कस्टमर कंप्लेंट करने के लिए सिर्फ उनकी पब्लिक होगी। बाकी इनके जो अधिकारी हैं एचआर से रिलेटेड, जैसे मेरे फादर बैंक में थे तो उनका कुछ मैटर है तो एचआर से रिलेटेड कुछ मैटर है तो वो पब्लिक नहीं होती। कंप्लेंट से जो है कस्टमर रिलेशन है वो आईडी पब्लिक होती है। मेरे हिसाब से इसको न सेक्शन 11 लागू ही नहीं होता प्रोसीजर। ये सूचना कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं मोबाइल भी अगर बैंक ने दिए हैं, अगर मोबाइल पर्सनल है तो वो नहीं आते दायरे में। गांधी सर, मैं ये मानता हूं कि यहाँ सेक्शन 21 जो है आरटीआई एक्ट का, उसका वायलेशन हुआ है, तो इस तरह के लोगों को तो क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। वो अभी यहाँ पे तो ये चर्चा चल रही है कि देना चाहिए या नहीं, आप उसको प्रोसिक्यूशन तक ले गए। सर, इसमें अपना आगे क्या कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे को निकलवानी है तो अब कैसे निकलवाऊंगी इसको? अपील कीजिए और कहिए कि ये थर्ड पार्टी नहीं है, ना ये
इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उन्होंने दी है कॉन्फिडेंशियल बोल के, और दूसरा इसको कोई एग्जम्पशन लागू नहीं होता। सेक्शन 11 बोलने से एग्जम्प नहीं होती है, थर्ड पार्टी बोलने से कतई एग्जम्प नहीं होती है। थर्ड पार्टी इज नॉट एन ग्राउंड फॉर एग्जम्पशन। अच्छा सर, इसमें मैंने फर्स्ट अपील भी करी थी, लेकिन उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं मेरे को। 3-4 महीने का टाइम तो हो गया उसमें। वो तो फिर आप कमीशन में जाइए या। अच्छा, तो कोई इस पे कोई और कुछ भी कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट या कुछ FIR वगैरह ऐसा कुछ? कमीशन में ही कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अमित शर्मा जी। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। हाँ पूछिए, थोड़ा शॉर्ट में पूछिएगा, और भी लोग हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे CIC ने ऑर्डर कर दिया हमें सूचना देने का, और PIO सूचना नहीं दे रहा है, तो हम दोबारा आयोग में क्या कर सकते हैं? क्यों दोबारा आयोग में जाए? अगर वो पालन ना नहीं कर रहा है तो उसके हम चाहे तो आपराधिक केस भी दर्ज कर सकते हैं सर, पालन नहीं कर रहा है। अब आयोग क्यों सुनोगा? आयोग में तो अभी हमारे ठक्कर जी ने कहा कि आयोग में दोबारा कैसे सुना जाएगा उस मैटर को? सेक्शन 18 के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपके आदेश का पालन मैंने नहीं हो रहा अभी है। जी अच्छा, सेक्शन 18 में ये पालन करा सकते हैं कि भाई उनको सूचना देने के आदेश दिए, 2 साल बाद सूचना देने का आदेश दिया गया, फिर भी सूचना नहीं दे रहा, लेकिन उसको पेनालाइज नहीं किया गया या उसकी विभागीय कार्रवाई के लिए उसको नहीं किया गया, तो उसके लिए रिवोक करने के लिए हम 18 में शिकायत कर सकते हैं। और सूचना ना देने के लिए कैसे कर सकते हैं सर, बताइए सर। एक रास्ता ये भी हो सकता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं सूचना दिलाने के लिए। दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है, जैसे तलेकर जी कहते हैं, उन्होंने अपने आदेश में साफ लिख रखा है कि एप्लीकेंट में गो टू एप्रोप्रिएट फोरम, तो हम एप्रोप्रिएट फोरम में तो हम चाहे तो लीगल रेमेडी भी ले सकते मैं हैं। आपको वही बता रहा हूँ, तलेकर जी रेकमेंड करेंगे कि आप FIR कीजिए उनके सामने, फाइल पुलिस स्टेशन में, अगर पुलिस लेती है आपका FIR। हाँ, मैंने सबसे पहले PIO को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप मुझे 14 दिन के अंदर पत्र प्राप्त होने के बाद सूचना मुझे उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में आपकी आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दी जाएंगे, जिसका हर्जा खर्चा आपकी जिम्मेदारी है। मैं 15 दिन तक वेट कर रहा हूँ सर। मैं 22 को उसको प्राप्त हो गया मेरा पत्र, मैं वेट करता हूँ, उसके बाद मैं FIR से प्रोसीडिंग करूंगा। ये तो फिर ऐसे तरह से कानून हम तो झल्लाते घूमते रहेंगे फिर सूचना लेने के लिए, क्या मतलब हुआ फिर RTI कानून का? हम आयोग, फिर आयोग से फिर आयोग, फिर आयोग से फिर आयोग, फिर कोर्ट, इतना पैसा कहाँ हम लोग पास में? आयोग इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, अभी वो आयोग क्या करें ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो हम इसके पहले जो लीगल रेमेडी है उस पर हम एक्शन लेंगे, बात के हम देखेंगे, वो अलग चीज। वो जाना चाहिए, उनको कोई अगर सूचना नहीं देना है PIO को तो वो जाए ना कोर्ट में, हम क्यों जाए? तो जैसे मैंने कहा, आप आयोग में कंप्लेंट, मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे आप आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके बॉस को कंप्लेंट कर सकते हैं कि डेरिडेक्शन ऑफ ड्यूटी है, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बावजूद नहीं दे रहे हैं। अब उसका इंटेंशन है कि नहीं, जब उसने पहली बार मुझे सूचना देने के लिए मना किया, प्रथम आवेदन के बाद और फर्स्ट अपील के बाद, वो एक ही बात कह रहा कि व्यक्तिगत वो तृतीय पक्ष से संबंधित है। मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि इसने कोई इसका रिवोक नहीं किया 11(1) का, और उसके बाद ये 8(1) का इसने कहीं हवाला नहीं दिया, और ये पब्लिक इंटरेस्ट सूचना संबंधित है। तो उन्होंने जो CIC है कमीशन ने उन्हें डिसाइड कर दिया कि इसकी सारी सूचना ट्रांसपेरेंसी के लिए देना पड़ेगी। फिर उसने सूचना देने के लिए कई दिन का ऑर्डर दिया, तब भी उसको फॉलो ना करके कहता है कि सूचना अब 8(1) में छूट प्राप्त है। तो मैंने सर ऐसे इस तरह से तो हमारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। ये सेक्शन 18 में आप कंप्लेंट कीजिए और कहिए कि आप सूचना मंगवाइए दफ्तर। कंप्लेंट ये करूंगा कि इनके खिलाफ मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना भाई, जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको अगर सुनना है तो रविंद्र जी यार, आप बहुत चीजें बहुत पूछते हैं यार, थोड़ा सा आप प्लीज थोड़ा होल्ड करें। हाँ बोलिए सर, और प्लीज आगे भी बढ़े यार। नहीं, कमीशन में आप कंप्लेंट में ये सजेस्ट कीजिए प्रेयर में कि भाई आप सूचना आपके दफ्तर में मंगा के मुझे दीजिए प्लीज, ये आप कर सकते हैं। और बाकी तलेकर जी जैसे सजेस्ट करते हैं, कोशिश कीजिए FIR फाइल करने का, अगर FIR देते हैं तो वो एक और दबाव कर। लास्ट है सर, थैंक यू सर। शिवानंद भाई अनुमति है क्या? हाँ देवेंद्र गौड़ जी बोलिए। देखिए, मैं एक चीज जो अभी जितनी बातें हो रही थी, मैं इसको एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छे से मैं बता दूं कि कोई भी कानून जो है किसी परिकल्पनाओं या फॉरकास्टिंग पर नहीं चलता, वो चलता है कानून में लिखे हुए प्रावधानों के हिसाब से। और जब हम कानून की बात करते हैं तो इस बात को हम समझ ले कि जब हम 8(1) की बात करते हैं तब वो बात होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और जब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं तब वो होती है थर्ड पार्टी, दैट मीन्स तृतीय पक्ष। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम इस आधार को मानने लग जाएं कि भाई
कोई घटना घट सकती है, कोई आत्महत्या हो सकता है, तो फिर तो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी ये बोलेगा कि भाई अगर ये मेरी भ्रष्टाचार की जानकारी आ जाए तो मैं मर सकता हूँ, मेरी वाइफ मर सकती है, मेरे कानून में कोई प्रावधान नहीं है और इस तरीके की कोई प्रावधान नहीं चलती। अगर ऐसा प्रावधान चलता तो सेक्शन 7(1) में जब हम 48 घंटे में जानकारी के लिए, तो हम तो सिर्फ ये लिख देंगे कि भाई हमको जानकारी नहीं मिलेगी तो हमारी मौत हो जाएगी, हम आत्महत्या करने की स्थिति आ जाएगी। तो क्या वो 48 घंटे में जानकारी के लिए उस फोरकास्टिंग को मान ले? नहीं मानी जा सकती। दूसरी बात, जो 8(1)J और सेक्शन 11(1) में जो इतने अच्छे से गांधी जी ने उस चीज को एक्सप्लेन किया, और मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग जो गलती कर रहे हैं इसी कारण से डीपीडीपी सरकार जो है बिल लेके आ भी पाई, और भविष्य में अगर बना तो वो पारित भी कर देगी। वो डीपीडीपी बिल इसलिए ही कर देगी क्योंकि हमें जो है ऐसी सूचनाएं जिसका लोकहित में कोई वो नहीं है, हम इतना ज्यादा उसमें गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी बनाना चाहते हैं बिना कानून को समझे और जाने, कि उसका विवेक खत्म हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, छोटी सी लाइन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको 8(1)J समझना है तो 8(1)J का सिर्फ 3 ही पॉइंट है, आप 3 ही बात समझिए। पहला, पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी की प्राइवेसी पर बेमतलब का या बिना कोई काम का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका लोक क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब जैसे अंक सूची की बात जब आती है तब इसका लोक क्रियाकलाप से लेना देना है। क्यों? क्योंकि स्कूल का काम है, वो जॉब है, तो पहली बात वो लोक क्रियाकलाप का हिस्सा है। दूसरी बात, जब हम 11 सेक्शन 11(1) की बात करते हैं और उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका निर्णय पीआईओ को 5 दिवस के भीतर लेना है कि भाई ये जानकारी थर्ड पार्टी की है। एक, दूसरा, थर्ड पार्टी ने ये माना हुआ है कि ये जानकारी उसकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है जिसे किसी को नहीं देना है। अब इसके बाद जो कंडीशन क्रिएट होती है कि क्या पीआईओ भी यही मानता है कि वो जानकारी कॉन्फिडेंशियल है? अगर पीआईओ ये मानता है कि हो सकता है भाई ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है, तो वो 5 दिन के अंदर उसको नोटिस दे दे, सामने वाला उस पे जो अपनी आपत्ति दर्ज करा दे। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराने के बाद वो देखे कि भाई इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि नहीं जो कानून के अनुसार है कि नहीं। सिर्फ इस आधार पर कि कोई आदमी की किसी भी तरीके से कोई आत्महत्या कर सकता है, कोई मानसिक रोगी है या कुछ है, तो ये नहीं रोका जा सकता। और एक बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, बड़े मजे की बात है, कोई फेल हुए आदमी का सिर्फ इतनी जानकारी मिल जाए कि ये आदमी फेल है, तो कोई जानकारी को खरोटता नहीं है। जानकारी खरोटता का तब है जब कोई फेल होने वाला आदमी पास हो जाता है। तो जब कोई फेल होने वाला आदमी पास हो गया हो, तो अब मेरे को ये बताइए कि आप इस अनदेखी को या इस लापरवाही को सामने लाना उचित समझेंगे कि ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे? ये सही बोल रहा है। कानून इसमें एकदम यही बात बोलती है कि कोई चीज अगर गलत इंटेंशन से, गलत उद्देश्यों से की गई है, तो उसमें यह नहीं देखा जाना है कि उसका क्या नुकसान होगा, उस चीजों पर कार्यवाही होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। शिवानंद जी, मैं आशीष नारायण बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए आशीष नारायण जी। देवेंद्र जी जो बोले हैं एकदम 200% सही बात। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन अगर छुपाएगा, आप लोग को शायद मालूम है वेस्ट बंगाल में अभी नौकरी का स्कैम चल रहा है। हाँ, तो इसमें OMR सीट मैंने एग्जाम कॉपी में कुछ नहीं लिखा, उसका नौकरी मिल जाए स्कूल सर्विस कमीशन में। ठीक है ना, इसको लेकर बहुत बड़ा झमेला चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर कोई मामूली कारण से बोला कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा मार्कशीट का कॉपी अगर हमको मिल गया, तो कौन सा खजाना मिल गया हमको, भाई तुम फेल ही हो गया, तो उसको लेके हमको जानना था, बस जान लिया, हो गया कहानी। इसका मतलब तो ये नहीं कि उसको लेके हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, वो मर जाएगा। इस सब हमको लगता है ये लेम एक्सक्यूज है। गांधी साहब जो एक्सप्लेन किए हैं, देवेंद्र जी जो बोले हैं, वही सही है। एक्चुअली मेरे ख्याल से मार्कशीट के साथ इसमें आंसर शीट्स भी मिलने का प्रावधान होना चाहिए। हाँ, वो है, ठीक है। एक्चुअली मेरा कहना है डिस्क्लोजर विल बी डिनाइड व्हाइल देयर इज समथिंग टू हाइड। अगर कुछ आपको छुपाना है, उसी टाइम को बहानाबाजी होगा, ये नहीं दी जाएगा, पर्सनल है। और 90% पीआईओ को तो मालूम ही नहीं है थर्ड पार्टी का डेफिनेशन क्या है,
थर्ड पार्टी का जब इंफॉर्मेशन होगा हमको क्या करना चाहिए। 90% पीआईओ को आरटीआई एक्ट का जानकारी है ये नहीं। देखिए अच्छा। अब इसमें अपना जो इसमें पॉइंट था वो जिस तरह से शैलेश सर ने कहा, हमने उसको सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। उन्होंने कहा कि आप कानून के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जो हमारा अनुभव है, हम भी जो देखते रहते हैं, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कम मार्क्स पाने वाले, परीक्षा में फेल होने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं लड़के। हम उनकी बात कर रहे थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे थे कि जैसे लड़के पहले से ही मान लीजिए किसी तरह अपने आप को संभाल रहे हैं, ठीक है, उनके कम मार्क्स आए या फेल हो गए या इस तरह से, हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू को बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गड़बड़ किया है तो उसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, विधिवत कमेटी बैठनी चाहिए। इसीलिए ना मैंने उसमें प्रावधान रखा कि जानकारी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनिए आशीष नारायण जी, ये क्रूशियल इशू है यार, ऐसे नहीं होता है ना। हमारे आपके कहने पे ये चीज सार्वजनिक हो ही जाएगी, चाहे कितना भी सर पटक के मर जाए, फिर भी ऐसे मार्कशीट कभी भी सार्वजनिक नहीं हो पाएगी। सरकार कभी नहीं करेगी, ना कोई कोर्ट कर सकती है। कितने भी आप एग्जाम्पल ले लो, नंबर एक बात। दूसरी बात, नोटबुक भी आपकी कभी सार्वजनिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अभी सरकार और भी ज्यादा प्राइवेसी करने, हमारे एडवोकेसी करने या ना करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को भी नोट किया जाना चाहिए। एक ऐसा डिफिकल्ट इशू है कि हम ये देखते हैं कि जब ये रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी इसी डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अब ये चीजें किसी तरह से कुछ स्टूडेंट, मान लीजिए हम मिसयूज की बात कर रहे हैं, हम ये इसके की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यदि किसी तरह से उस व्यक्ति ने अपने आप को संभाला है, उसके परिवार ने, या मान लीजिए उस लड़के ने अपने आप को संभाला, लड़की ने अपने आप को संभाला कि ठीक है हम अगली बार प्रयास करेंगे, कर पाएंगे, और इसी दरमियान कोई जा करके वो जानकारी निकाल लेता है, निकाल करके उसका गलत मोटिव से उसको यूज कर लेता है, उसको पब्लिश करवा देता है और उसको सदमा सा लग जाता है, तो ये उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। हमारा सिर्फ ये पॉइंट था। बाकी यदि कोई करप्शन है, कोई भ्रष्टाचार है, कोई गड़बड़ी हुई है, गलत तरीके से हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये वाला हमारा पॉइंट था और इसीलिए हम ये कह रहे थे। बाकी हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि हम आरटीआई कानून के विरुद्ध जा रहे हैं कि आप लोगों से हम कोई वो करें। हम तो एक डिस्कशन का नहीं, विरोध का बात नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, आपका पॉइंट ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया है, ये छात्रों को ये जांचने के लिए दिया है और हर एक छात्र को ये अधिकार दिया है, वो देखे कि मेरा इवैल्यूएशन सही हुआ कि नहीं। ये अधिकार हर एक छात्र को, हर एक नागरिक को है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति मांगता है, तब फिर वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो हर एक छात्र के लिए जो पहले रेमेडी थी, क्योंकि ये अधिकार क्यों दिया गया सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में, ये हमको देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र को मार्कशीट मालूम है, उसको मार्कशीट मिलती है, उसको वो ये नहीं जानना चाहता है कि मुझे मार्क्स कितने मिले, वो ये भी नहीं जानना चाहता है कि मॉडल आंसर या सही आंसर क्या है, क्योंकि ये भी दुकानों में बिकते हैं। उसको तो ये देखना है कि जो कंपोनेंट्स है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से पार्ट में मुझे सब क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए गए, मेरा इवैल्यूएशन सही हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने का अधिकार हर छात्र को है। और इसलिए उन्होंने ये छात्रों को ये अधिकार व्यक्तिगत रूप से दिया हुआ है। और इसमें जो बाकी रेमेडी होती है, जैसे कि वो इनविजिलेटर कौन था, एग्जामिनर कौन था, हेड एग्जामिनर कौन था, पेपर सेटर कौन था, चेकर कौन था, ये जानकारी जो है ये 81G के अंतर्गत ना दी जाए, इस तरह के उन्होंने निर्देश दिया। तो हर एक छात्र को अपने लिए सूचना का अधिकार है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति पर व्यक्ति उसकी मांगता है, तब फिर 81G उसमें लागू हो जाता है। थैंक यू। वीरेन भाई, इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी हैं। हम दोनों एक दूसरे की स्थिति को अच्छे तरह से जान रहे हैं कि आप कितने समझदार है या नहीं है, आपका पेपर का मूल्यांकन कैसा रहा है टेस्टिंग के दौरान। तो अगर मुझे ये इस बात का संदेह है कि भाई आपका पास होना संभव नहीं है, आपने किसी तरीके की कोई हेरफेर की है, तो मैं जब आरटीआई का आवेदन लिखूं तो उसके नीचे में मैं उसका अपना एक रीजन दे दूं कि भाई मुझे ऐसा विश्वास है कि सामने वाले की जो क्षमता है वो ऐसी नहीं थी कि वो ये परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अगर उत्तीर्ण किया है तो उसके संभावित जानकारियों को मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई जानकारी कहीं पे लेने के लिए होगी तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा एक सत्यापन दे सकते हो। हालांकि ये प्रोसीजर ऑफ ये आरटीआई नहीं है, मैं एक्ट के बाहर की बात कह रहा हूँ। अगर आपको जस्टिफिकेशन की नीड है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसी को एक्सेप्शन कहते हैं कि पहले पीआईओ एग्जाम्पशन क्लेम करेगा, फिर जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट साबित करने वाली बात आती है, वहां पर फिर जो अपेलेंट है वो फिर अपना एक्सेप्शन बताया कि अमुक अमुक कारण है जिसकी वजह से मुझे सूचना चाहिए। तो फर्स्ट अपेलेट लेवल या सेकंड अपेलेट लेवल पर वो अपना जो थर्ड पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट क्या है उस मामले में वो देखेगा। और फिर निर्णय का जो टेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वेदर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज द प्राइवेट इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट आउटवेज द पब्लिक इंटरेस्ट, इस आधार पर निर्णय होगा कि सूचना को देना है कि नहीं देना। और ये केस टू केस अलग अलग हो सकता है। जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, मेरे पास कई तरीके के इस तरीके के लोगों के मेरे पास वो आए कि भैया मैं कैसे निकालूं, तो मैंने उनको दूसरा एक विकल्प भी बताया
कि भाई आप ऐसी परिस्थितियों में जब आपका शंका का समाधान होने लगे और इस तरीके की परिस्थितियां पीआईओ से आ जाए कि सामने वाले की स्थिति जो आपने स्पष्ट की है उसमें कहीं गड़बड़ है, तो ऐसे मामलों में आप तुरंत एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट में आप एक वो कर सकते हैं कि भाई ऐसी संदेह है और इस संदेह के दायरे में इस डॉक्यूमेंट को मंगाकर न्यायालय भी देख सकती है, या आप शपथ पत्र के जरिए से भी उसको देख तो सकते ही है एटलीस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र सर का सर शिवानंद जी, सॉरी एक चीज ऐड करूं। गांधी सर अपनी बात प्लीज। जो आप कह रहे थे कि अगर कोई लड़का फेल हो गया तो एक पॉसिबिलिटी है एग्जम्पशन की कि which will information that will endanger the life or physical safety of a person. वो एग्जम्पशन के तहत तो थर्ड पार्टी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीआईओ खुद इसको रिजेक्ट कर सकता है कि ये मान के कि जो फेल हुए हैं बच्चे उनका हम नहीं देंगे क्योंकि वो उनकी लाइफ को हानि हो सकती है। शैलेश सर, पॉइंट वहां पे वही है। आप इस पॉइंट को अल्टीमेटली आपने इसको कवर किया और वही कहना था कि हम भाई भी यही बात कर रहे थे, सभी ये बात कर रहे थे कि हम लोगों को अंडर 18 वैसे भी जो स्टूडेंट होते हैं 18-20 साल के, वो उनको आप मतलब अंडर एज ही एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि कानून भी आपको 21 साल 20 साल इस तरह से रखा हुआ है। 18 साल ठीक है रखा हुआ है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए इस तरह के स्टूडेंट्स का, यदि सीधी सी बात है, यदि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप IIT टॉपर हैं, यू प्राउडली से यू मतलब ऑलरेडी पब्लिश्ड एवरीथिंग कि आपने अपना वेब पोर्टल बना लिया है कि हम IIT के हैं और सारी चीजें हैं, वो आपको प्राउड होता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत वहां पे होती है, उस स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप मतलब बहुत अच्छा है और वो स्वयं भी प्राउडली बताता है लोगों के बीच में, काफी वो महसूस करता है। लेकिन यदि उसके मार्क्स कम आ गए, फेल हो गया इस तरह से, तो आपने देखा होगा कि लोग रिजर्व रहते हैं, ऐसे वैसे मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ शिवानंद जी कि इसको एक एग्जम्पशन मिल सकता है जो आप कह रहे हैं, ऐसे सोच अगर हो। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर 65 चैट हमारे पार्टिसिपेंट्स इस समय हैं, 65 में से कम आधे तो ऐसे लोग होंगे, भले ही वो बहुत अच्छे मतलब हम नहीं कहते बहुत अच्छे मार्क्स वाले होंगे, लेकिन कुछ कम मार्क्स वाले होंगे, उनको भी थोड़ा हेजिटेंट लग रहा होगा कि भाई हमारे मार्क्स क्यों जाने जाए, है ना, हमारी मार्कशीट का क्या आवश्यकता है, हम तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं कर रहे, लोक क्रियाकलाप से हमारा मतलब भी नहीं है। तो आप में से ज्यादातर लोग भी यही चाह रहे होंगे कि भाई हमारी मार्कशीट क्यों वो की जाए। तो हमारा मतलब भाई मैं आपको एकदम छोटा सा एक वो देता हूँ, उसमें ना 3/4 लोग सहमत हो जाएंगे देने के लिए, क्योंकि किसी भी कानून को पढ़ने का एक जो साधारण सा जो तरीका है वो ये होता है कि कानून अपने स्थान पे है, दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं बना हुआ। 2 मिनट सर, भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं बना हुआ है। 2 मिनट सुनिए ना, बात को सुनिए 2 मिनट। कि अगर कानून को पढ़ना है तो सेक्शन 8(9) के बाद सेक्शन 10(1) होता है। जो सेक्शन 10(1) है, हम इसका जिक्र नहीं करते। सेक्शन 10(1) इसीलिए होता है कि कोई जानकारी जब उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कोई चीज छुपानी आवश्यक हो, तो उसमें से पर्टिकुलर उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसको मिटाते हुए भी आंसर शीट दी जा सकती है। हम सेक्शन 10(1) का यूज नहीं करते। इसके अंतर्गत उसके सामने वाले के रोल नंबर, उसका नाम, इसीलिए तो बीरेंद्र जी ने इसीलिए सारी चीजें वही से चालू की। बीरेंद्र जी ने इसीलिए कहा कि सेक्शन 11 का यूज करिए, सेक्शन 10 का यूज करिए, जहां भी वो चीज है उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। बाकी और यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई दिक्कत है, आपके पास प्रूफ है, तो लोकहित बता करके तो ऐसी जानकारियां ली जा सकती हैं। पर ये सीधे लोक क्रियाकलाप से भी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अपने बाप का पैसा खर्चा करके पढ़ लिख रहा है, उसकी क्या मार्क्स आए, क्या दुनिया से लेना देना। अब यदि वो स्टूडेंट जाके नौकरी लिया है और हमारे आपके टैक्स के पैसे से पेमेंट मिल रही है उसको, तो जो भी उसके दस्तावेज हैं जो नियुक्ति से संबंधित है वो सब पब्लिश हो जाए, चाहे वो फेल हुआ है पास हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि भाई पढ़ लिख रहा है, वो कम मार्क्स पाया, अधिक मार्क्स पाया, क्या जरूरत है दुनिया को उसको जानने के लिए, है? लेट लीव हिम अलोन, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, मतलब डोंट इंटरफेयर एवरीवेयर की, मतलब RTI से दुनिया की सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये भी फिर RTI को खत्म करने के लिए भी एक कारण बन जाता है। ऐसी यदि अपन मार्क करने लगे जो एक ऐसा हो जाए कि एक लिमिट के दायरे से बाहर चला जाए, तो फिर इसका भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और उन चीजों को भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। सुनील खंडेलवाल जी हैं। सुनील खंडेलवाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? हिरूडी झारखंड से सुनील खंडेलवाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मैंने एक आवेदन नगर विकास विभाग झारखंड सरकार रांची के पास भेजा था। मेरे आवेदन को उन्होंने 28 जगह PIO को भेज दिया सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु। उनमें से 4 PIO का जवाब आया और 24 का नहीं आया। तो मेरा प्रश्न है कि क्या मुझे प्रथम अपील
नगर विकास विभाग में लगानी होगी या 24 विभाग में पीआईओ के अगेंस्ट लगानी होगी। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि मैंने जिला स्तर पर एक सूचना आवेदन लगाया था, उस आवेदन को 9 पीआईओ को जिला के अंदर ही भेज दिया गया है। तो क्या एक ही प्रथम अपीलिया आवेदन में 9 पीआईओ के अगेंस्ट में प्रथम अपील दायर की जा सकती है? ठीक है, आपका प्रश्न सुनील जी। शैलेश सर प्लीज। अगर जवाब मिला है आपको कुछ जी, तो वो पीआईओ ने आपको फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी जी। अगर नहीं दी है जी, तो आप फर्स्ट, इसके एक टेक्निक छोटा है, टू फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी केयर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसमें लिखिए कि कानूनन आपको मुझे बताना है पीली अधिकारी का डिटेल, आपने नहीं बताया, इसके लिए अभी आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा ठीक है। मेरा एक प्रश्न है सर। देखिए 6 दिन में निर्णय ये होता है कि सूचना का कस्टोडियन कौन है, धारित कहाँ पर है। तो आप देखिए कि क्योंकि देखो पीआईओ जो है वो कितने भी लोगों को ट्रांसफर भी कर सकता है या फिर वो अपना जो 5-4 में भी वो ये कर सकता है, उसके अधीनस्थ जो आते हैं। तो आप देखिए कि उसमें कोई बहानेबाजी या ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास नहीं तेरे पास है, मेरे पास नहीं तेरे पास है। ऐसा यदि आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो फिर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी एक ही डीए के विभागीय अपीलीय अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो विभागीय अपीलीय अधिकारी सभी पीआईओ को बुला के पता कर सकता है कि सूचना कहाँ पर है। उसी तरह से सूचना आयोग है, उनको भी अधिकार है कि दे कैन पुल ऑल द पीआईओ टुगेदर कि पता लगाए कि कौन से कार्यालय में वो सूचना धारित है। तो इसमें आप देखिए कि किस किस ने अपना क्योंकि हर एक के पास सूचना हो ये जरूरी भी नहीं है, हो सकता है पीआईओ को खुद ही पता ना हो, तो इसलिए वो चाहे जितने लेटर लिख सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ये देखिए कि सूचना आपको मिली कि नहीं मिली और कोई बहानेबाजी हो रही है क्या, क्योंकि जिसके पास नहीं है तो कई बार वो लोग रिप्लाई देते भी नहीं है कि धारित नहीं है, जबकि उनको रिप्लाई देना चाहिए 2F में कि विभाग द्वारा ये हमारे कार्यालय द्वारा धारित नहीं है। तो इस तरह से उनको प्रमाणित करना चाहिए। तो ये आप पता लगाइए कि आप एग्रीड के व्यथित किसके लेटर से आप व्यथित है, या जिसने ट्रांसफर किया उसके या जिसको ट्रांसफर किया गया। नहीं, मैं व्यथित नहीं हूँ। मैं कस्टोडियन कौन है वो देखिए आप, कस्टोडियन कौन है कि धारित कहाँ पे होनी चाहिए सूचना, ये आप सोचिए। ये है 2800 जिलों से संबंधित है और अब सभी जिलों में धारित ये सूचना आपको खुद एकत्रित करनी होगी स्वयं। ये किसी का कार्य नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि राष्ट्रपति है तो पूरे देश की सूचना वहां होगी, प्रधानमंत्री है तो पूरे देश की सूचना होगी। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप पता लगाइए कि कहाँ पर कस्टोडियन कौन है, धारित कहाँ है, ये देखिए। राष्ट्रपति के पास पूरे देश की सूचना नहीं होती है। वीरेंद्र जी ने जो बात कही है इसमें मुझे याद है मेरा ही एक मामला था, मैं अपनी ही बात कर लूं, और राहुल सिंह जी ने आदेश दिया है। मैंने सिर्फ 7-8-10 पंचायतों की जानकारी मांगी थी और मैंने उन पंचायतों के स्थान पे लगा दिया था जनपद में आरटीआई। तो उन्होंने इस पे पहले तो मतलब डीम्ड पीआईओ को उन्होंने एक दो आदेश में लिया था कि मतलब 4-5 डीम्ड पीआईओ उन्होंने लिया था और उनको आदेश दिए थे। फिर इस वाले मामले में उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने कानून की व्याख्या कुछ इस तरह से की कि जो मतलब 6(3) के तहत जो आवेदन आपका अंतरित किया जाता है तो उसमें सिंगुलर उपयोग किया गया, उसमें प्लूरल नहीं किया गया है ना। मतलब इस तरह से क्या था वो कि मतलब लोक सूचना अधिकारी को या संबंधित प्राधिकारी को इस तरह से, मतलब अधिकारियों को या अधिकारियों को, ऐसा शब्द नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी एग्जैक्टली पब्लिक अथॉरिटी या क्षेत्र में पब्लिक अथॉरिटी एक ही पब्लिक अथॉरिटी को जा सकता है। हालांकि इसका भी नहीं, इसका भी एक आपका एक और भी कानून है, कानून के अंतर्गत अपन बात कर लें। इसमें कहा गया है कि अथॉरिटीज और सिंगुलर प्लूरल इस तरह से कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। एक कानून भी कहता है, विधिवत कानून वो बना हुआ है, जनरल प्रोसेस एक्ट 1897 में है ये। सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। हाँ, तो वही बात है। तो अब उन्होंने बिल्कुल शब्दशः जा करके फिर हमें वो जानकारी नहीं हासिल हो पाई, आज तक नहीं हासिल हो पाई। तो यदि इसको माना जाए सुनील जी, तो आपको जानकारी 28 जगह पे अलग अलग लगानी पड़ेगी। ये आपका जो 6(3) के तरह जो अंतरित किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, ये इनवैलिड है, पूरी तरह से इनवैलिड हो जाता है। मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। जो जानकारी उस कार्यालय में है वो आपको मिलनी चाहिए, वो इतने 28 कार्यालय को अंतरित नहीं कर सकता। लेकिन ये खूब चल रहा है, जहां सूचना आयोग हस्तक्षेप नहीं करता या इस तरह से इसको इंटरप्रेट नहीं किया जाता कानून को, जैसे राहुल जी ने किया या जैसे बात चल रही है, तो इस तरह से खूब चल रहा है। 100 को भी अंतरित किया जाता है तो कई बार 100 में से 10 आपको जवाब दे देते हैं, 90 नहीं देते हैं, या कई बार 100 में से 50 भी दे सकते हैं। तो जहां चल जाए तो चल जाए, हवा में तीर है ये, चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले वाली बात है। अगर कोई सूचना आयुक्त इस तरह से बैठ करके इसका इंटरप्रिटेशन कर दे तो फिर वो जानकारी नहीं मिलेगी आपको, जैसे हमारे केस में।
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना सर कि झारखंड में तो सूचना आयोग ही नहीं है ना, वो इसका तो भी पता है। बहुत अनुचित लाभ ले रहे हैं पीआईओ लोग। और दूसरा जो प्रश्न है सर कि एक ही प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जो है वो 9 पीआईओ के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त है, तो क्या एक ही आवेदन में 9 जन सूचना पदाधिकारियों के विरुद्ध उनके पास अपील दायर की जा सकती है? एक ही आवेदन में 9 पीआईओ के खिलाफ आपकी की जा सकेगी? एप्लीकेशन यदि एक थी तो आप अपील भी एक होंगी, लेकिन यदि एप्लीकेशन एक से ज्यादा की है तो फिर अपील भी सेपरेट नहीं, होगी। एप्लीकेशन एक थी, 9 जगह हाँ, तो फिर ट्रांसफर अपील, हुई। हाँ तो ऐसा है कि जो एक ही अधिकारी के अंतर में आते हैं तो फिर आप एक ही अपील कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग 2 व्यक्ति के खिलाफ जैसे आपको 2 फर्स्ट अपील करनी है, जैसे कि ट्रांसफर करने वाला पीआईओ अलग है, जिसको अंतरित किया गया उसका अपीलीय अधिकारी, क्योंकि देखिए एवरी पीआईओ रिस्पॉन्सिबल टू हिज और हर ओन एपेलेट अथॉरिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कमीशंस। वो अपने अपने अपीलीय अधिकारी और अपने अपने सूचना आयोग के प्रति ही उत्तरदायी है। तो इसलिए ये आपको देखना है कि वो एक ही अपीलीय अधिकारी के आते हैं तो फिर एक ही ये फर्स्ट अपील करना सफिशिएंट है, पर्याप्त होगा। ठीक है। अब ही हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी जुड़े हुए हैं, लगता है काफी समय से। भास्कर प्रभु जी, स्वागत है आपका। और इस विषय पर आपके क्या विचार है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और सेक्शन 11 के बारे में? अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। to give information तभी सेक्शन होता है और